मुझे लगता है मसालों से ज़्यादा पावर ना हमारे प्यार में होती है, जो हम प्यार से खाना बनाते हैं। दाल मखनी का मतलब बेसिकली है क्या? कोई 1 किलो बटर डाल रहा है, कोई 2 किलो बटर। हाँ, मक्खन को मखनी कहते हैं जी, मक्खन को बिल्कुल भी मखनी नहीं कहते। रेस्टोरेंट कहाँ पे मार खाता है, वो एक बार फ्रिज से सामान निकाल के पूरा दिन यूज़ कर रहा है। तो एक शेफ के लिए टेस्ट यानी स्वाद क्या होता है? पिज़्ज़ा को कह देते हैं अनहेल्दी फूड है, बिल्कुल भी नहीं है। बड़े रेस्टोरेंट में, जो नामी रेस्टोरेंट है, क्या उनमें सच में वेज और नॉन वेज के बर्तन अलग अलग होते हैं बनाने के? शेफ अलग अलग होते हैं, चूल्हा सब कुछ अलग अलग होता है? स्ट्रीट फूड अच्छा तब है अगर आप उसको समय के साथ, समय के हिसाब से खाते हो। दिल्ली तो पूरा चाँप से भरा पड़ा है। अरे मेरे इलाके में लाइन से लगी है। लखनऊ पूरा चाँप से भरा। हाँ आप जो लाल देखते हो ना, हाँ, जहर है। आप कभी भी उसको ऐसे निकालना और निचोड़ना उसको एक बार, फिर बताना हाथ से कलर कितने दिन में बहुत गया। बड़ी बात बोल रहे हैं। आप ट्राई करो। क्या 5 स्टार होटल में रिफाइंड में खाना बनता है? आपने 1 किलो मेयोनीज बनानी है, उसमें 600 ग्राम तो तेल ही है। चल भाई 60 रुपए की चाप उधर खाएंगे, 9 पीस देता है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप आंखों से खाना खाते हैं। उस लजीज खाने को खाने लायक बनाया किसने? आखिर अच्छा खाना बनाने के लिए यानी हेल्दी खाना बनाने के लिए किन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाइजीन खाना बनाते वक्त आपको में कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए? आखिर क्यों 5 स्टार का खाना इतना महंगा होता है और एक नॉर्मल शेफ में और 5 स्टार के शेफ में क्या अंतर होता है? रियलिटी जो किचन की होती है यानी जो बिहाइंड जो किचन होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे क्या काम होते हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, आज इन सभी बातों पर हम बात करेंगे शेफ़ माइकल जी के साथ में। ये एक इंटरनेशनल शेफ़ है और इन्होंने ना जाने कितने रेस्टोरेंट के साथ में, होटल्स के साथ में, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल के साथ में भी काम किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू अंकुर जी। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। थैंक यू बहुत अंकुर जी। नमस्कार सर आपके आपका। साथ बहुत दिन से बात चल रही थी कि मिलेंगे। हाँ। आज मिलना हुआ, बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, सभी का बिल्कुल। स्वागत करते हैं इस बिल्कुल। पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। तो सर 5 स्टार के शेफ बनने का जो एक अपना एक मज़ा है, जो फील होता है, तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि कैसे शुरू की आपने जर्नी शेफ बनने की? देखिए, जर्नी जो मेरी थी वो मुझे भी नहीं पता था शायद मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा। मेरा जो स्टार्टअप था वो एक, आप कह सकते हो बिल्कुल ही डाउनफॉल मैंने बहुत देखे। एक ढाबा, मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक ढाबे से स्टार्टअप था। अच्छा। अब मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि 5 स्टार होटल्स कुछ चीज़ होती है या होटल मैनेजमेंट कोई पढ़ाई होती है जिसको पढ़ के हम आगे जा सकते हैं जी। तो वैसे ही मैं काफ़ी छोटी एज से इस लाइन में आ गया था। ओके। तो आते आते मैंने ढाबे में बहुत स्ट्रगल किया। पार्ट टाइम मेरा एक पर्टिकुलर जॉब रहता था और पार्ट टाइम मुझे पढ़ना भी होता था। स्कूल भी मुझे करना था साथ में। स्कूल छोड़ता तो शायद यहाँ ना होता, अगर मैं ढाबा भी छोड़ देता तो शायद मैं आज यहाँ ना। तो दोनों काम मुझे करने थे तो मैंने किए। बढ़ते बढ़ते आगे मैं 1 या 2 साल में मुझे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम मिला। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है अभी वो हिमाचल में। तो मैं वहाँ पे पहुँचा। देन मैंने वहाँ पे एक डिश वॉशर से शुरू किया, एक बर्तन धोने से, कि जो वहाँ के सीनियर उस्ताद कहते थे उस समय पे, आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। शेफ़ तो कहते थे बट उस्ताद या बावर्ची, आज भी हमारे को बावर्ची ही कहते हैं, क्योंकि अगर हम शेफ़ को एक हिंदी वर्जन में लाए तो वो बावर्ची ही होता है। जी जी। तो जो हमारे शेफ़ होते थे उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। एंड स्ट्रगल, जो उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो मेरी जो जर्नी थी वो बहुत स्ट्रगलफुल थी, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत थी उसमें, जो आज मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ। ओके। कब से आपको, मतलब किस उम्र से आपने शुरू किया था ये शेफ? देखिए, शायद मैं 8.5 या 9 साल का होऊंगा जब मैं इस लाइन में घुस गया था। एक बच्चा कहता है ना, खेलने कूदने की उम्र में हमने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। एक काम पे हम घुस गए थे। नॉट हम फुल टाइम नहीं करते थे, बट हमारा एक जो एम था कि यार चलो करना है कुछ, वो बचपन से ही था। यारी दोस्ती सारा घर परिवार या रिश्तेदार छोड़ के, तो हम एक काम पे हमने फोकस किया। जब मैं आई थिंक 9 साल का हुआ था तो मैं धीरे धीरे रेस्टोरेंट या ढाबे में जाना शुरू कर दिया था मैंने, कि होता क्या है यार। मतलब देखते देखते इतना इंटरेस्ट बढ़ा, छोड़ो चलो इसी में ही, तो मैं सीधा इसी लाइन में घुस गया। और आज मुझे शायद 14 से 15 साल हो रहे हैं कंटिन्यूसली मैं होटल इंडस्ट्री में ही हूँ। ओके जी। फिलहाल वर्तमान में आप कहाँ पे कार्यरत है? देखिए, कार्यरत मैं पर्टिकुलर कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं फूड कंसल्टेंसी में अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट ओपनिंग, होटल ओपनिंग, शेफ़ को ट्रेन करना। मैं लखनऊ में बच्चे भी पढ़ाता हूँ। मेरे पास अभी 35 से प्लस बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो वो मैं अभी करता हूँ अभी। तो पर्टिकुलर ऐसा कोई फिक्स जॉब नहीं है कि मैं कहीं किसी प्रॉपर्टी में जॉब कर रहा हूँ। वो मुझे छोड़े हुए 3 से 4 साल हो गए। मैं अपनी कंसल्टेंसी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ओके। थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। और जो सेलिब्रिटी शेफ होते हैं, अक्सर हम भी आजकल टीवी वगैरह में बहुत लोग देखते हैं जी। तो क्या ग्लैमरस जो होता है एक, कितना होता है? क्या अदर सेलिब्रिटी की तरह ऐसा ही होता है? थोड़ा सा मतलब इसको डीपली मैं समझना चाहूँगा।
देखिए सेलिब्रिटी एक जो नाम जब जुड़ जाए जी। तो वो ऐसे नहीं जुड़ता। अभी भी मुझे 2025 में द बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ का अवार्ड मिला। अच्छा। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत होती है। ये जो आज लगता है कि सेलिब्रिटी नाम जुड़ गया, बट उसके पीछे का स्ट्रगल हर कोई देखना नहीं पसंद करता। वो सिर्फ हमारा आज देखता है। बट अगर मैं बात करूं कि एक सेलिब्रिटी शेफ का खाना कैसा है या सेलिब्रिटी शेफ क्या बनाता है, वो कैसे बनाता है, तो अगर मैं बात करता हूँ एक सेलिब्रिटी शेफ की, तो वो कैसे खाना बनाता है या क्या करता है। देखिए सेलिब्रिटी शेफ अगर वो बन गया है तो खाना तो देखिए उसका एक पैशन है कि मुझे बनाना ही बनाना है। जब तक वो एक बार दिन में खाना नहीं बनाएगा ना, उसको रात को नींद नहीं आएगी। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं भी यही हूँ। अगर दिन में मैं 2 से 3 बार कुछ ना बनाऊँ या शूट ना करूँ, मैं बेसिकली मैं फूड की रेसिपीज भी देता हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती रात को, यार मैंने आज कुछ नहीं किया। तो एक ये जुनून भी होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एक सेलिब्रिटी ओहदे पे आ जाते हो या आपको एक पोजीशंस मिलती है या एक जो भी हम इसको कहेंगे, तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली सेलिब्रिटी जो फूड होता है वो एक पॉपअप भी कर सकते हैं। आपका कोई होटल है तो आपने मुझे बुलाया, शेफ माइकल आओ यार हमारे होटल पे एक पॉपअप रखते हैं। पॉपअप इट मीन्स कि फूड परसेंटेज सेल पे, जैसे कि मैं आऊँगा अपनी टीम लेके, मैं एक अपना मेन्यू दिखाऊंगा आपको। हम एक वो वीकेंड पे रख लेते हैं जी, सैटरडे संडे, एक मेरा मेन्यू, उस पर हम सेल परसेंटेज पे भी काम करते हैं। ऐसा भी कुछ हमारा रहता है। अच्छा। दूसरी बात जो खाने का रहता है वो हमारे पास एक रेसिपीज होती है, हमारे बैकअप में टीम होती है। ओके। मैक्सिमम हर चीज़ हम नहीं बनाते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर एक हमारे ट्रायल चलते हैं जो 2 से 3 महीने के होते हैं। कोई भी हम रेस्टोरेंट ओपन कराते हैं या होटल ओपन कराते हैं, वो 2 से 3 महीने का हमारा एक पर्टिकुलर ट्रायल चलता है, जिसमें हम हर एक तरह का खाना बनाते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके बारे में डीपली जाते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे और वेरिएशन इसमें कर सकते हैं या इसको कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमारा लोकल इंग्रेडिएंट्स है उसको ज़्यादा यूज़ करें। ओके। उसी से में हम कुछ अच्छा फ्लेवर दें। अभी जो आज की जनरेशन है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रही है कि वो लोकल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढती है ताकि हम कहीं ना कहीं अपने इंडियन फूड को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा इंडियन फूड मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा आपका आगे आता जा रहा है। नूडल्स, पिज़्ज़ा वगैरह आजकल बहुत चल रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं, पेस्ट्रीज है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत आगे पहुँच चुकी है और हमारा खाना अभी कहीं नहीं दिख रहा है। आई थिंक इंडिया में 50 अगर रेस्टोरेंट में कहूँ आपको, तो 50 में से शायद कोई 8 या 9 रेस्टोरेंट है जो आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड दे रहे हैं। अदरवाइज वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इंडियन कल्चर को जितना आगे ले जा सकते हैं उसको ले जाएं। ओके। अच्छा, आपके प्रोफेशनल में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक शेफ़ के लिए? स्ट्रगल आप कह सकते हो कि इसमें मेहनत मांगती है, आपसे टाइम मांगता है। होटल इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना घर परिवार, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार एक साइड, होटल इंडस्ट्री एक साइड। अच्छा। इतनी मेहनत हमें इसमें करनी पड़ती है। बिकॉज होता क्या है कि ड्यूटी हार्स, हमारे स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं या कुछ भी रहता है उसमें ड्यूटी हार्स बहुत रहते हैं, हार्ड वर्क बहुत रहता है। अगर आपके पास आप एज अ ट्रेनी जा रहे हो तो आपको दिन का 200 किलो प्याज ही छिलना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? 200 किलो प्याज, इट मीन्स ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 200 किलो प्याज, अब एक प्याज कितने ग्राम का होगा तो 200 किलो प्याज में कितना होगा। ट्रेनिंग का मतलब ही ये है कि आपको बेस काम वहाँ पे सिखाया जाएगा। मान लो मेरे पास 2000 लोगों की पार्टी है, तो हम एज अ ट्रेनी है, रगड़ा तो लगेगा, देखो रगड़े से नहीं भाग सकते हम। तभी होटल इंडस्ट्री में कोई आना चाहता है तो वो स्ट्रगलर बंदा हो, जो स्ट्रगल कर सकता है वो ही आए। आपको इसमें 200 किलो सब्जी भी उठानी पड़ती है। अगर हमारी कभी लिफ्ट खराब हो जाए तो पीठ में लाद के ऊपर भी लानी पड़ती है। मजदूरों वाला काम भी करना। ऑब्वियसली हमारे पास अपना सारा स्टाफ होता है, स्टोर कीपर होते हैं। बट अगर हमारे पास 10 लाख का माल आ रहा है, मेरे पास 1 ट्रक सब्जी आ रही है, तो मैं स्टोर कीपर के सिर पे नहीं छोड़ सकता सारा, तो मिल बांट के गाड़ी चलानी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है। लिफ्ट मान लो खराब हो गई, अब कुछ ऐसा भी होता है होटल इंडस्ट्री में, हम जो सीनियर्स होते हैं जानबूझ के लिफ्ट भी बंद कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि उनको भी तो पता लगे स्ट्रगल। हम शेफ बने तो कैसे बने? अच्छा, वो हवा में शेफ ना बन जाए ना। हाँ, ये हमारी एक चालाकी भी कह सकते हो। अगर पब्लिक कुछ गलत कहे तो सॉरी, लेकिन ये हमें करना पड़ता है सिखाने के लिए कि आप अगर इस ओहदे पे आना चाहते हो, आप 2 लाख रुपए सैलरी लेना चाहते हो तो क्यों लेना चाहते हो? वो ऐसे नहीं दे देगा आपको कोई। आपको स्ट्रगल पता होना चाहिए, आपको मेहनत पता होनी चाहिए कि मेहनत करनी कैसे। तो हम जानबूझ के लिफ्ट बंद कर देते हैं, सिर्फ सीढ़ी से आपको 4थी मंजिल तक सब्जी पीठ में लाद के लाते हैं, तो उनको वहाँ पे पता लगता है होटल ट्रेनिंग क्या है। तो इसीलिए आजकल के बच्चे जो है स्ट्रगल से भागते हैं। बट हम आज भी कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को, आज की जनरेशन को स्ट्रगल पता होना चाहिए कि स्ट्रगल क्या है। आज की डेट में 2 चीज़ होगी है। एक पढ़ाई बहुत ज़रूरी, उससे लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बट पढ़ाई भी एक सीमित तक काम आएगी। कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए, स्किल्स बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है।
प्रैक्टिकल का अपना काम है और पढ़ाई का अपना काम है। तो दोनों चीज़ मुझे लगता है कि होनी चाहिए एक आदमी के पास अगर वो सक्सेस होना चाहता है। तो तभी पढ़ाई से भागे ना, पढ़ाई तो हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हम बुक्स पढ़ते हैं। अगर हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, आज भी मेरे घर पे जो मेरा फ्लैट है वहाँ पे मेरे पास मिनिमम 10 से 15 रेसिपीज़ बुक या अच्छे शेफ़ जो मिशेलिन शेफ़ हो रखे हैं, हमारे गॉर्डन रमेजे हैं, विकास खन्ना है, रणवीर बरार है और अच्छे मास्टर शेफ़्स हैं, उनकी बुक्स मैं आज भी लाता हूँ। बिकॉज ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज इसलिए क्योंकि हम देखें वो कर क्या रहे हैं, हमें उस लेवल तक पहुँचना है, हमें उनको देखना तो पड़ेगा ना। क्या होता है बुक में, क्या बताते हैं वो? देखिए बुक्स दो प्रकार की होती है। एक बुक होती है जिसमें रेसिपीज़ होती है, ओके, कि एक दाल मखनी में 100 ग्राम दाल, इतना नमक, इतना हल्दी, इतना तेल। एक बुक होती है कि एक काली मिर्च जो है उसकी वो बाल की खाल कर देंगे, जो हिंदुस्तानी कहते हैं कि बाल की खाल कैसे होती है, उस काली मिर्च की वो डिस्क्रिप्शन पूरी दे देंगे आपको, क्या इसका पौधा है, कहाँ पे उगती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसे उगेगी, कौन सी खाद चाहिए और कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। वो बुक पढ़ना आई थिंक रेसिपी से ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें बेस ही नहीं पता होगा तो हम रेसिपी बना के करेंगे क्या? हमें यही नहीं पता होगा काली मिर्च का फ्लेवर कहाँ पे हमें फ्लेवर देगा, तो हम उसको डालें कैसे? तो इसीलिए हमें बुक्स पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे शेफ्स ने अच्छी अच्छी बुक्स दी है तो वो पढ़ो कंटिन्यूसली। अगर आपको ये लगता है कि हम किसी की बुक पढ़ के छोटे हो जाएंगे, कभी भी नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं है, राइट? तो आपको कहीं जहाँ से नॉलेज मिलती है उसको ले लो, उसको छोड़ो मत। ओके। रेस्टोरेंट में जब बहुत रस हो जाता है ना, भीड़ बहुत होती है, तो बहुत प्रेशर आता होगा राइट शेफ पे, ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, एक के बाद एक ऑर्डर, राइट। वो जो प्रेशर है और उसके बाद भी जो वर्क है वो स्मूथ चलता है, Right. सबको टाइम पे जाता है, कैसे आप झेलते हैं उन चीज़ों को? उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी में मैन पावर, दूसरी बात जो आपका टीम लीडर है वो कैसा है। अच्छा। अब एक मैं सीनियर शेफ़ हूँ, अभी अगर मैं ऑल ओवर इंडिया देखूँ मेरे पास 700+ शेफ़ काम करते हैं सारे आउटलेट्स में। अच्छा। बट अगर एक पर्टिकुलर की हम मान लो एक मैं रेस्टोरेंट ले लेता हूँ जिसमें दिन की 3 लाख सेल हो रही है, 4 लाख सेल हो रही है, वो कैसे मैनेज करते हैं? वो एक प्रॉपर, उनके पास मेन पावर सबसे ज़रूरी है और जो वो मेन पावर है वो शार्प होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट में इंडियन, चाइनीज़, थाई, जापानीज़, कोरियन, जो भी आपका फूड है उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड रहता है जिसको हम CDP कहते हैं हमारी लाइन में। CDP जी, एक वो CDP होती है। CDP होता है एक वो डिपार्टमेंट का हेड होता है हर एक डिपार्टमेंट में। उसके नीचे DCDP आते हैं, फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी, थर्ड कॉमी, एक डेजिग्नेशन हम सबको देते हैं। उसके ऊपर सू शेफ, जूनियर सू शेफ, सीनियर सू, एग्जीक्यूटिव शेफ जो होता है वो हेड शेफ बेसिकली कहलाया जाता है। एग्जीक्यूटिव हेड शेफ आप रेस्टोरेंट में कह सकते हो। एक एग्जीक्यूटिव शेफ जो होता है एक 5 स्टार प्रॉपर्टी का शेफ होता है। जो हेड शेफ होता है आपके रेस्टोरेंट में वो मैनेज करता है टीम, किचन की A to Z चीज़ें उसके अंडर होती है। कैसे मैन पावर चलानी है, कैसे ऑर्डर स्मूथ करना है। बेसिकली हमारे पास KOTs आती है, KOT, हाँ, KOT लिखा होता है, KOT किचन ऑर्डर टिकट। ओके। उसमें लिखा जाता है टेबल नंबर 1 का एक दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा। ओके। एक नंबर आ गई, सबसे पहले KOT लगी, उसी के बाद दूसरी KOT आएगी, उसके बाद लगेगी। बेसिकली हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो पहले ऑर्डर आया वो पहले निकालना है, क्योंकि आप 10 मिनट पहले आए, मैं 10 मिनट बाद आया, राइट? तो 10 मिनट आपको पता है मैं 10 मिनट वेट कर लूंगा क्योंकि मैंने आपसे 10 मिनट बाद ऑर्डर दिया है। तो वैसे ही एक स्मूथ वर्क वो भी होता है। एक पिकअप टाइम होता है कि हमें इंडियन का वेज खाना कितने से कितने मिनट पे, 7 से 10 मिनट में बाहर निकालना है। तो हमें एक टाइम होता है जब हम एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो एक जो हेड शेफ होता है वो बोलता है भाई मुझे इतने से इतने मिनट में नॉन वेज चाहिए, इतने से इतने वेज चाहिए। तो ऐसा रहता है। तो पर्टिकुलर एक टाइम होता है ऑर्डर का, उसको बनाने के लिए मैक्सिमम हमारे पास बैकअप होता है। बैकअप एक हमारी लाइन में कहते हैं मीज़ा। इट मीन्स कि हमारे पास जो जिस चीज़ को हमने बनाना है उसका सामान सारा पड़ा है। ओके। एक आपने मेरे को टेबल दे दिया, इसमें मैंने अपना मेज़ा सेटअप कर दिया सारा। गार्लिक काट के रख लिया, प्याज काट के रख लिया, धनिया काट के रख लिया, ग्रेवी सेट करके रख ली। ऑर्डर आया, कड़छी से गार्लिक डाली, ग्रेवी डाली, बनाया और बाहर। पर्टिकुलर अगर मैं देखूँ मिनिमम मुझे 7 से 10 मिनट लास्ट एक वेज ऑर्डर को लगते हैं, 12 से 15 मिनट नॉन वेज ऑर्डर को लगते हैं एक रेस्टोरेंट में निकालने में। अगर भीड़ भी हो जाए तो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें शेफ्स रखे होते हैं। एक डिपार्टमेंट में 3 से 4 शेफ होते हैं। अगर आपके पास दिन की इतनी अच्छी सेल जा रही है तो ऐसा रहता है, तो स्मूथ वर्क चलता है। मेन पावर बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक रेस्टोरेंट को हम स्मूथ, मार कौन खाते हैं, मार वो खाते हैं जो चाहते हैं हम एक शेफ से 3 काम निकलवा लें, बट वो बंद भी जल्दी हो जाते हैं और वो फूड भी टेस्ट नहीं मेंटेन कर पाते। क्योंकि अगर आपको फूड मेंटेन रखना है, टेस्ट मेंटेन रखना, आपको मेन पावर लगेगी। अच्छा, एक बात बताइए सर, हमने कहीं सुना है ना कि यार उस वाले रेस्टोरेंट का खाना मंगाओ, बड़ा स्वादिष्ट है उसका, ठीक है। अब दाल मखनी तो उस रेस्टोरेंट पे मिलती है और पे मिलती है, बाहर ढाबे पे मिलती है, ठीक है। बनाने का प्रोसेस एक होगा सबका जी। फिर टेस्ट कैसे अलग होता है? क्या ऐसे यूनिक होता है जो वो करता है? देखिए, हर एक शेफ़ का एक अपना पर्सनल भी कुछ कह सकते हो आप, लेकिन आप अगर कह रहे हो कि पर्टिकुलर हर एक बंदा एक चीज़ एक तरीके से बनाता है, बिल्कुल नहीं।
अच्छा अगर हम दाल बना रहे हैं तो हम 10 शेफ हैं, 10 का अपना तरीका है। अच्छा। कोई पूरी रात तंदूर में पका रहा है, कोई इस कुकर में सीटी लगवा रहा है, कोई उसको गोटा लगा रहा है अच्छे से, बड़ा जो थापी होती है उससे दाबी, उससे बढ़िया उसको अच्छे से मसल रहे हैं। तो हर एक बंदे की अपनी पर्टिकुलर रेसिपीज होती है। दाल को आप जितनी देर, जितना टाइम तक पकाओगे, कम से कम 15 से 16 घंटे उसको तंदूर में रख दो। जब आप रात को रेस्टोरेंट क्लोज करते हो, दाल मखनी की जो लगन कहते हैं, हमारा बर्तन जो होता है पीतल का, उसमें डाल के तंदूर पे रख दो आराम से। सुबह तक दाल मखनी का मतलब बेसिकली है क्या? कोई 1 किलो बटर डाल रहा है, कोई 2 किलो बटर डाल रहा है। मक्खन को मखनी कहते हैं जी, मक्खन को बिल्कुल भी मखनी नहीं कहते। दाल मखनी का मतलब है जो उसमें माश के दाल होती है, काली दाल, और जो राजमा होते हैं, जो उसके अंदर जो वाइट निकलता है पकने के बाद, उसका हमें उसको मखनी कहते हैं बेसिकली। अच्छा। उसको हमें अच्छे से मैश करना है। अरे वाह। मखनी का मतलब मक्खन नहीं है, मक्खन तो जस्ट एक फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। हम यहाँ पता क्या करते हैं भैया, एक दाल मखनी देना, फटाफट करके डाल के उसमें ऊपर से इतना पीस काट के अमूल बटर डाल दिया, ये दाल और ये मक्खन, तो हो गया दाल मखनी। दाल मखनी। हाँ। तो वही एक चीज है जो 5 स्टार में इतना खाना महंगा क्यों होता है, और एक ढाबे में खाना इतना। इस पे बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली यही होता है। हमें दाल मखनी का मतलब है कि दाल का जो अंदर का मैश है उसको बाहर निकालना है। दाल में मक्खन डाल दी, दाल मखनी नहीं हो। अच्छा, थोड़ा ना आपकी साइकोलॉजी के साथ थोड़ा खेलते हैं। मैं आपसे कुछ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जैसे टेस्ट होता है, मतलब पनीर का अपना टेस्ट हुआ, पनीर दो प्याजा हुआ, पनीर बटर मसाला हुआ, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर जो भी है, दाल हुई। एक शेफ जब खाना बनाता है तो वो स्वाद के बारे में क्या सोचता है उसके? आपने ये शायद स्वाद के बारे में कोई किताबें भी होगी, बिल्कुल, और जब आप लोग बनाते हैं तो उसके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा। राइट। तो एक शेफ के लिए टेस्ट यानी स्वाद क्या होता है, किस तरीके से वो उसको मेजर करता है? एक जब हम खाना बनाते हैं, जब हम एक रेसिपीज तैयार करते हैं, जस्ट लाइक मैं आपके पास आया, आपने एक रेस्टोरेंट खोला, मैंने अपना मेन्यू दिया जी। जब मैं आपको अपना मेन्यू दूंगा तो मैं आपको वो मेन्यू दूंगा जो मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से बेस्ट कर सकता हूँ और इसका टेस्ट मुझे पता है। अच्छा, मेन्यू शेफ देता है? ऑब्वियसली। मुझे रेस्टोरेंट खोलना तो मुझे ये सब चाहिए अपने रेस्टोरेंट में, ऐसा नहीं होगा? आपकी जो इच्छा होगी वो हम रखेंगे। अच्छा। बट जब आप एक शेफ हायर करोगे, आप कहोगे शेफ साहब मेन्यू दो, आप मेन्यू बनाओ, आप क्या सर्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मेरी चीज़ें हैं जो मैं उसमें ऐड ऑन करा सकता हूँ। बेसिकली एक हेड शेफ का काम क्या है? मेन्यू देना, उसकी रेसिपीज देना, एसओपी बनाना, टेस्ट कैसे मेंटेन रखना है वो, टेस्ट कैसे मेंटेन रखना है उसके लिए एक एसओपीज बनती है, एक रेसिपी बुक बनती है। जब आपका ट्रायल होता है उसी हिसाब से वो टेस्ट लिखा जाता है उसमें कि एक दाल में हमने इतना ग्राम ये, इतना ग्राम ये, इतना ग्राम ये डाला। तो आगे जो शेफ होंगे उस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ की दाल मखनी इतनी स्वाद है, वहाँ से मंगाते हैं, बिकॉज उन्होंने पेपर वर्क भी किया है साथ में और प्रैक्टिकल वर्क भी किया है। तो इसीलिए टेस्ट मेंटेन रहता है। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, अच्छा आपने वो मूवी देखी है वो रेट वाली, रेट शेफ एक होता है जिसमें रेट जो है खाना बनाता है, एनिमेटेड है ये मूवी, और वो एक क्या होता है, वो रेड जो है कोई बहुत बड़ा शेफ होता है, बहुत बड़ा, उसकी एक बुक उसको मिल जाती है गटर में। अब ये एनिमेशन है तो कुछ भी हो सकता है बाहर की, तो उसको वो पढ़ता है ऐसे, मतलब वो पढ़ रहा है उसको, तो वो क्या करता है, वो सारे की सारी सीख लेता है रेसिपी, फिर वो जाके जो है बनाता है और वो बहुत बहुत अच्छे से बनाता है। तो जो फूड रिव्यूअर होते हैं, जो फूड ब्लॉगर होते हैं, जो ऑडिट करते हैं कि अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, पास है कि फेल है, वो उस शहर का सबसे खतरनाक होता है। जिसने उसको मना कर देना कि इसका फूड बेकार है तो उसका समझो रेस्टोरेंट खत्म है, वो लिखता है ब्लॉग। पर वो टेस्ट, जैसे मैंने आपको पहली बार मैं आपके रेस्टोरेंट पे आया और मैंने कोई दाल मखनी ऑर्डर की और मुझे आपका जो है टेस्ट, मेरे को आपने कुछ अलग बना के दिया, ठीक है। अगली बार जब मैं आया मैंने कहा माइकल जी मेरे को ना वही वाली दाल मखनी खानी जो मैंने पिछली बार खाई थी। तो आप कैसे करते हैं कि वही टेस्ट आए जो अब से 2 महीने पहले मैंने इसको दिया था? जी, उसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक एसओपी बनती है, एक बुक बनती है। अच्छा। जिसमें हम हर एक इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं और पर्टिकुलर जो एक शेफ होता है, बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास रेगुलर अच्छी टीम है, एक ही शेफ मेरे पास बार बार नहीं भाग रहा। एक कला वो भी होती है कि किसी के हाथ का टेस्ट किसी को पसंद आता है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। नमक और मक्खन की बात भी नहीं करेंगे हम। एक होता है हाथ कैसा है किसी का, दिल कैसा है उसका, बनाने वाला कौन है, वो भी मायने रखता है ऑब्वियसली। अगर मैं काले, ठीक है यार दाल मखनी ऑर्डर 11% निकालो बाहर को, नहीं मजा आएगा। अगर मैं कहता हूँ यार एक भगवान बैठा है बाहर, गेस्ट को हम भगवान मानते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं गेस्ट इज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही है और वो हमारे लिए भगवान है। तो अगर हम एक दिल से भी खाना बनाते हैं ना, मुझे लगता है मसालों से ज़्यादा पावर ना हमारे प्यार में होती है, जो हम प्यार से खाना बनाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने कोई दिल से चीज़ बनाई है, आज तक एक भी रिव्यू ऐसा नहीं आया कि वो चीज़ गलत हुई है जो मैंने दिल से बनाई हो। और मैंने आजमाया भी है, जब मैंने दिल से नहीं बनाई वो चीज़ गलत भी हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मसालों के साथ हमारा अपना जो खुद का मन है वो भी साफ़ होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ कैसे परोस रहे हैं।
ओशो बोलते हैं कि जब आप गुस्से में खाना बनाते हैं ना, आपको डायरिया कर देगा, ऑब्वियसली करते क्योंकि आपका स्ट्रेस उसमें ट्रांसफर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल वही हाथ है सर, देखो शरीर एक ही है, वही चल रहा है। हाँ अब आपका ध्यान कहीं है, ठीक है यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, नीचे कड़छी हिल रही है। हाँ अब हम यही भूल गए कि हमने कितनी पकानी थी, ज्यादा तो नहीं पक गई। हाँ हाँ। बेसिक होता क्या, कुकिंग टेम्परेचर क्या है हमारा, हम्म। वो भी मायने रखता है। कितनी देर में कौन सी चीज पकानी है, कितनी देर, कितनी गाढ़ी करनी, कितनी पतली रखनी है। दाल मखनी में सबसे बड़ा पंगा होता है कितनी थिक है। कोई रेस्टोरेंट में जाओगे पानी दे देते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाओगे बिल्कुल थिक होती, हलवा होता है वो कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ पाते उसकी। तो इसीलिए आदमी फ्रेश, खाना फ्रेश। थोड़ा 5 स्टार किचन के बारे में बात करते हैं। जो 5 स्टार होटल्स होते हैं उनके जो किचन होते हैं जी कैसे अलग होते हैं वो? देखिए 5 स्टार अगर किचन की मैं बात करूं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। रेस्टोरेंट और 5 स्टार के किचन में दिन रात का अंतर होता है। होता क्या है बेसिकली, 5 स्टार एक प्रोटोकॉल में चलता है, अच्छा, जिसमें किचन शायद इतना बड़ा होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है। कितना होता है मैक्सिमम किचन की? मैक्सिमम देखिए, एक 5 स्टार होटल में 4 रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं बेसिकली, अंदर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। रेस्टोरेंट होते कैसे, आपको अंदर जब आप 5 स्टार में एंट्री करोगे तो आपको पर्टिकुलर अलग अलग रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। ये कोरियन स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट हुआ है, थाई स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट ये है, अच्छा। इंडियन रेस्टोरेंट ये है। तो जो एक मेन किचन होता है, या हम एक बैंक्वेट किचन कह सकते हैं, अलग अलग बैंक्वेट हॉल का अलग किचन होता है जहाँ शादी पार्टी का खाना बनता है। अच्छा। जो मेन किचन होते हैं रेस्टोरेंट्स के, वो अलग होते हैं। एक होता है मेन किचन जहाँ पे मल्टी चल रहा होता है सारा, वो भी जरूरी रखना होता है। अच्छा। तो बहुत बड़े किचन होते हैं, कोई मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता इतने स्क्वायर फीट होते हैं। अगर आप एक 5 स्टार होटल में जा रहे हो, 4 रेस्टोरेंट में हैं, तो 4 किचन अलग है। अच्छा। और बैंक्वेट हॉल का किचन अलग है जहाँ पे शादी पार्टियां चल रही है, उसका हॉल किचन अलग है, उसकी टीम अलग है। अगर मैं टीम की बात करूँ, एक अच्छी प्रॉपर्टी में कम से कम 200-250 बंदा किचन में काम कर सकता है। इतना बड़ा किचन होता है, अब आप खुद ही सोच लीजिए। बहुत बड़ा है। पूरी शादी आ जाएगी उसके अंदर, जो बाराती देखिए जहाँ पे 2000 लोगों की, 3000 लोगों की पार्टी चल रही है, वहाँ पे मेन पावर भी चाहिए। तो इसीलिए वही बात आ जाएगी जो थोड़ी देर पहले की हमने, कि स्मूथ कैसे होता है काम। स्मूथ मेन पावर ही देती है। देखो आदमी ने जो काम करना है वो आदमी ने करना है, वो मशीन नहीं कर पाएगी। जहाँ पे आदमी का काम है वहाँ पे आदमी चाहिए। तो कई होटल रेस्टोरेंट मेन पावर रखने से भी घबराते हैं, वो रखनी पड़ेगी आपको। जो काम बंदे ने करना है वो बंदे ने ही करना है। कड़छी तो है आपके पास, लेकिन हिलाने वाला भी तो चाहिए। अच्छा, कोयले में खाना बनता है 5 स्टार में? ऑब्वियसली बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा जी, आपकी 5 स्टार की मैक्सिमम दाल मखनी जो प्रॉपर रेसिपीज़ है वो फॉलो होती है। मुगलई खाना अच्छे से फॉलो होता है, वो सब कोयले लो स्टीम, बिल्कुल कम हार्ड आंच में बने, बिल्कुल हार्ड मतलब कि बिल्कुल कोयले को लाल करके इसको एक बार बंद कर देंगे, फिर आराम से हार्ड स्टीम होना चाहिए उसका, उसमें बनता है। अच्छा। तंदूर यूज़ होते हैं अब तो मैक्सिमम। रेस्टोरेंट में भी गुजरात गया था, वहाँ कोयला तो बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। तो सारा कुछ कर रहे हैं वो, कुछ ना कुछ CNG, वो अपना गैस से काम कर रहे हैं। तो कुछ फ़र्क आता है, जैसे मतलब कोयले से कोई खाना बनाया और गैस से बनाया या फिर हीटर से बनाया, तो तीनों में कोई फ़र्क आता है स्वाद में? दिन रात का फ़र्क आता है। फ्लेम क्या है, गैस की फ्लेम क्या है, कोयले की फ्लेम क्या है, हीटर की फ्लेम क्या है। अच्छा। तीनों अपने तरीके से चल रहे हैं। गैस का अपना टेम्परेचर है, कोयले का अपना टेम्परेचर है, हीटर का अपना टेम्परेचर है। तीनों का कंपेयर ही नहीं है कोई। तो ऑब्वियसली एक चीज़ हम 3 जगह पे बनाएंगे, 3 चूल्हों पे बनाएंगे, तो तीनों अलग बनेगी, वो एक बन ही नहीं सकती। क्योंकि उसमें टेम्परेचर तो देखो आप कहाँ जा रहे हो। कोयले का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, गैस को आप जितना मर्जी तेज कर लो, हीटर एक ही पे चलेगा, उसको हम तेज गर्म नहीं कर सकते। कुछ क्या ऐसी अनइथिकल प्रैक्टिस जो किचन में होती है, जो अक्सर मोस्टली लोग, या जो मतलब ऐसे रेस्टोरेंट है जो एवरेज होते हैं, या 5 स्टार भी हो सकता है उसमें, तो क्या अनइथिकल प्रैक्टिस अक्सर 5 स्टार के होटल्स में होती है किचन में, जो हमको नहीं पता होता, क्योंकि हम तो बाहर होते हैं, हमारे खाना हमने खा लिया, स्वाद आया बढ़िया, लेकिन पीछे क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। देखिए क्या क्या हो सकता है पीछे, तो बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें। कोई मैं गलत चीज़ वे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें। इट मीन्स कि अगर हम कहे प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस तो बहुत ताबड़तोड़ होती है। वो आप अगर कभी मेन किसी किचन में जाओगे, मौका मिला तो आपको कभी किचन घुमाएंगे हम। जी बिल्कुल। तो आप वो किचन देख के ना घबरा जाओगे कि यार ये टीम कैसे मैनेज कर रही है। एक आदमी 10 घंटे तंदूर पे खड़ा है, इतनी हीट पे कैसे खड़ा है, वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। उसके हाथ लाल पड़े हैं, क्योंकि पर जब वो काम करेगा कहीं ना कहीं दिमाग गर्म होगा, पसीने आ रहे होंगे, कूलिंग का सारा कुछ होता है। बट जब आप तंदूर पे खड़े हो, जितनी मर्जी कूलिंग कर लो, पसीना आएगा आप। तो प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ तो हार्ड वर्क भी कह सकते हो उसको, प्रैक्टिस तो है ही है बहुत ज़्यादा। वो अच्छे वे में भी है और मैक्सिमम अच्छे वे में भी। अगर आपके 10 हेल्पर है तो कोई बेचारा सब्जी धो रहा है, कोई अदरक छिल रहा है, कोई प्याज छिल रहा है, कोई लहसुन छिल रहा है। जो मेन होते हैं शेफ़, अगर मैं कहूँ तो शेफ़ शायद होटल में एक ही होता है, जो आपका हेड शेफ़ होता है, जो पूरे होटल में उसी को शेफ़ कहा जाएगा। बाकी सब कुक हैं जो कुकिंग कर रहे हैं। शेफ़ वो है जो आपको ऑर्डर दे रहा है,
अच्छा, जो आपको मैनेज कर रहा है टीम को, जो लीडर है आपका, उसको शेफ कहते हैं। ओके। खाना जैसे हमने खा लिया, हमारे पास खाना आ गया, अब उस खाने में क्या डला है, वो अच्छी मात्रा में डला है कि नहीं डला है। ऐसा तो नहीं है कि प्याज जो है वो गला हुआ डाल दिया, हमको तो स्वाद में पता नहीं चलेगा गला है कि नहीं है। ठीक। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अक्सर किचन में गलत तरीके से होटल्स कर देते हैं? देखिए, ऐसा मैक्सिमम कोई चांस नहीं है, मैं तो कहता हूँ 100% कोई चांस नहीं है होटल्स में। अच्छा, रेस्टोरेंट की मैं कोई बात नहीं करता। रेस्टोरेंट में कैसे हो सकता है अगर होता है तो? देखिए, रेस्टोरेंट में तो 19-20 का फ़र्क होता ही होगा, लेकिन हम जो ओपनिंग्स करवाते हैं या कुछ भी है, तो पर्टिकुलर एक कोल्ड रूम होता है जिसमें हम अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं सारी चीज़। अगर हम ढाबे की बात करें, वहाँ का मुझे कोई ऐसा नहीं पता कि क्या चलता है, लेकिन होटल्स में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक सब्जी का ट्रक आया, उसमें शिमला मिर्च, गाजर, बीन पड़ी है, तो जब हम उसको स्टोर करेंगे, सबसे पहले बिल चेक होगा, उसकी एक्सपायरी चेक होगी, उसके बाद अंदर जाएगा, अंदर जो कीपर्स होंगे, स्टोर कीपर्स होंगे, वेजिटेबल कीपर्स होंगे, वो उस चीज़ को मिनिमम 3 से 4 बार पानी केमिकल वाटर में धोएंगे। उसके बाद उसको एक मेंटेन टेम्परेचर में सेट करेंगे, जो टेम्परेचर होगा कि शिमला मिर्च कहाँ पे सेट हो सकती है, कैरेट कहाँ पे सेट हो सकती है, रेड कैबेज कहाँ पे सेट हो सकती है। तो होटल्स में तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि आपको गला हुआ प्याज कभी भी आ जाए। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर एक बहुत पहले मैंने भी आई थिंक वो वीडियो डाली थी, बहुत वायरल हुई थी। एक रेस्टोरेंट में ग्रेवी कम से कम 20-25 दिन पहले की ग्रेवी रखी हुई है उसमें फ्रिज में, उसी को यूज़ कर रहे हैं, और पनीर भी इतना बेकार रूप से रखा हुआ है उसी को, क्योंकि स्वाद में तो ये है कि अब मसालों से आता है स्वाद, मसाले डाल दिए, उसके अंदर क्या कुछ नहीं पता है। लेकिन ये ग्रेवी का अक्सर बोलते हैं कि 4 दिन पुरानी ग्रेवी है, 5 दिन पुरानी वो ग्रेवी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ग्रेवी मैक्सिमम कब तक यूज कर सकते हैं, और कैसी ग्रेवी जो है वो अच्छी होती है, कैसी ग्रेवी अच्छी नहीं होती है? देखिए, इसके दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रेवी होती है, अगर आप चलते रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो जी, रेस्टोरेंट क्या करता है, ग्रेवीज दूसरे दिन बनाता है, लेकिन होटल्स की जो ग्रेवीज होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसको यूज़ कैसे करना है। हमने जो चीज़ हमने फ्रीज कर दी, बेसिकली हम पैकेट बना के रखते हैं होटल्स में ग्रेवी के, या कंटेनर में। तो जब हमें जितनी चाहिए हम उतनी निकाल के बाकी को फ्रिज में रख देते हैं। रेस्टोरेंट कहाँ पे मार खाता है, वो एक बार फ्रिज से सामान निकाल के पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो उसमें जो चीज़ उसको हमने फ्रीज की है वो बाहर निकल के तो 10 या 20 मिनट में अपना पानी छोड़ने लग जाएगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको वो वीडियो दिखी होगी, वहाँ से आपको ये एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ये गलती कर सकता है, होटल ये गलती नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट्स इस चीज़ को सुधार सकता है, आपको जितना सामान चाहिए आप उतना निकाल के बाकी फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आप फ्रीज वाली चीज़ बाहर गर्मी में रखोगे, कहीं ना कहीं स्मेल तो देगी, वो ख़राब हो जाएगी। फ्रीज की हुई चीज़ तो मिनिमम 2 से 2.5 घंटे में बोल जाएगी, वो जवाब दे जाएगी आपको। अच्छा, तो ये रहता है इसका। अच्छा, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और मैं चल गया किचन में, मैंने कहा पहले मेरे को वो टेस्ट कराओ ये ग्रेवी, तो मुझे कैसे पता करना ये ग्रेवी अच्छी है कि नहीं? देखिए, वैसे तो कोई रेस्टोरेंट आपको टेस्ट नहीं करवाएगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ इन जनरल। एक अगर देखिए, उसका कोई ऐसा नहीं रहता कि आपको क्या, वो डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलरली रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो आपको टेस्ट का पता है, पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत कम रेस्टोरेंट है, एक आधा कोई रेस्टोरेंट होगा जो ये गलतियां करता है, नहीं तो रेस्टोरेंट्स में आप ग्रेवीज दूसरे या तीसरे दिन नहीं बनती है, वो 2 दिन बाद खराब हो ही जाती है। खराब नहीं, वो देखिए जो अच्छे लीडर्स जहाँ होंगे या अच्छे शेफ जहाँ होंगे, वो क्या करेंगे, उतना ही माल बनाएंगे जितना लगना है। अच्छा, कुछ क्या होते हैं, कामचोर होते हैं बीच में ना, जो सबको बदनाम कर देते हैं, जो 15 दिन का माल एक बार ही बना लेते हैं। अच्छा। उसमें उनका कुछ नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, क्यों होते हैं? उन्होंने अपना टाइम बचाना है। एक बार ग्रेवी बना के फ्रिज भर लिया, चल यार 10 दिन गाड़ी चलेगी। लेकिन वो थोड़ा इंसान नहीं बनते, वो थोड़ा हैवान बन जाते। इंसान बन के अगर वो सोचे कि यार ये चीज़ हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे, वो गेस्ट को क्यों खिला रहे हैं फिर? तो अगर वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझे तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा, ये नॉन वेज और वेज वाला थोड़ा सा बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब मैं जैसे मैंने बोला आई एम वेजिटेरियन, राइट, लेकिन हम क्या करते हैं कि जिस भी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं, भैया अलग अलग बनाते हो ना वेज और नॉन वेज, मतलब बर्तन अलग अलग है ना, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, ठीक है। तो क्या 5 स्टार होटल्स में या बड़े रेस्टोरेंट में जो नामी रेस्टोरेंट है, क्या उनमें सच में वेज और नॉन वेज के बर्तन अलग अलग होते हैं बनाने के, शेफ अलग अलग होते हैं, चूल्हा सब कुछ अलग अलग होता है? देखिए, शेफ अलग अलग तो कोई भी नहीं रखता है। अच्छा, होता क्या है, जैसे इंडियन खाना आप मंगा रहे हो, एक दाल मखनी, एक कढ़ाई चिकन, तो क्या होता है कि किचन आप सेपरेट कर सकते हैं, किचन सेपरेट होते भी हैं, लेकिन शेफ एक होता है,
वो मान लो आपका एक वेज ऑर्डर है, शेफ एक इन द सेंस कि एक सीनियर शेफ, बाकी टीम होती है। मान लो 2 डिपार्टमेंट में मैंने नॉन वेज रख दिए। होटल्स में हमेशा आप जाओगे, अंदर टैग लगे होंगे नॉन वेज, रेड से ग्रीन में लगा होगा वेज। वो पर्टिकुलर 2 तंदूर होते हैं, एक वेज एक नॉन वेज। अच्छा। क्लासिक जो हाई क्लासिक रेस्टोरेंट है वो भी यही करते हैं, वेज नॉन वेज के टैग लगे होते हैं सामने, तो उसी में वो काम होता है। रोटी नान के लिए अलग तंदूर होता है। तो अच्छे रेस्टोरेंट्स, ढाबे को छोड़ के होटल्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वेज नॉन वेज वेगन एलर्जन सब अलग किचन होते हैं, बर्तन अलग होते हैं। ऑब्वियसली एलर्जन है, आपको नॉन वेज से एलर्जी है, कुछ हो गया, जिम्मेवार कौन है? सर क्या होटल्स में जो भी फूड आता है वो हमेशा फ्रेश होता है? सब्जियां वगैरह जो भी सब्जी ये सब चीज़ें आती देखिए होटल्स में ऑब्वियसली हमेशा फ्रेश ही होता है। सब्जी और डेयरी 2 ऐसी चीज़ें जो हमको डेली मंगानी ही पड़ती है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता स्टोर होती है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर बड़ा होटल है तो उसके लिए स्टोरेज बनी होती है, जहाँ पे हम 10 से 12 दिन का स्टॉक रख सकते हैं, जहाँ की हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसको कितने दिन तक हम फ्रेश रख सकते हैं। अच्छा। और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट में डेली परचेजिंग होती है वेजिटेबल और डेयरी की, यहाँ पे पनीर दूध दही मक्खन डेली आएगा, या 2 दिन का आ गया, इससे ऊपर दही और दूध तो हमें डेली चाहिए होता है। जी। पनीर डेली चाहिए होता है। मक्खन की स्टोरेज हम रख सकते हैं 2 से 5 दिन 4 दिन। सब्जी हमें मैक्सिमम डेली चाहिए। रेस्टोरेंट करते क्या, बेसिकली उतना ही माल मंगाते हैं जितना उनको पर्टिकुलर डे में चाहिए, तो उतना यूज़ करके रात को रिक्वायरमेंट डालते हैं। मैक्सिमम इंडिया के रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, जो चीज़ खत्म होगी रात को रिक्वायरमेंट डाली, सुबह वो चीज़ फ्रेश आ गई, तो ऐसा भी है। ओके। ऐसे क्या 5 स्टार होटल्स के बारे में जो उनके किचन्स होते हैं या डाइनिंग होता है, राइट। 5 ऐसे मिथ्स, 5 या 6 जितना बताना चाहिए, ऐसे क्या होते हैं जो अक्सर हमको लगता है कि ऐसा होता है लेकिन वो मिथ्स होते हैं? देखिए ऐसा कोई इतने बड़े रीज़न नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आदमी सोचता है महंगा, हाँ वो हर एक आदमी के दिमाग में, हर इंडियन के दिमाग में, यार ये महंगा होगा। हाँ। बट आप जब अंदर जाओगे ना, वो सर्विस लोगे, वो खाना खाओगे, आई थिंक अगर हम 350 रुपये की दाल मखनी हर एक रेस्टोरेंट बेच रहे हैं, हाँ। तो 5 स्टार में आपको, अच्छा। राइट। लेकिन आप ये भी तो देखो, 5 स्टार भी तो है वो। एक रेस्टोरेंट में अगर मैं 5 स्टार में जाके कहूँ कि यार चाय महंगी है, तो पागल वो नहीं है, पागल शायद मैं हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ, राइट। अगर उसको एक लेवल मिला है, वो हमें सर्विस दे रहा है, एक वेस्टर्न कल्चर दे रहा है अंदर, एक प्रॉपर हमें सर्विस मिल रही है, तो आई थिंक अंदर हाइजीन जो मेंटेन है, जो हम रेस्टोरेंट में डरते हैं कि यार कि रेस्टोरेंट के किचन गंदे होते हैं, तो एक बार आप होटल में तो जाके देखो। अगर वो आपसे किसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं तो वो वर्थ इट है। और ऐसा नहीं है इतने महंगे होते हैं, एक लोगों का डर है कि 5 स्टार इतने महंगे होते हैं। एक बार आप अंदर जाके देखना पड़ेगा, जब तक आप देखोगे नहीं आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ओके। वो वही ले रहे हैं जो उनकी कॉस्ट बन रही है। बाकी देखिए सबकी अपनी जेब का एक बजट होता है, तो उस हिसाब से किसी को महंगा भी लगता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप, मुझे लगता है कि आप 300 रुपये की दाल रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो आपको एक बार 5 स्टार भी ट्राई करना चाहिए। 400 या 500 है ऑब्वियसली। अच्छा, अब तक आपने एक दाल मखनी की कॉस्ट हाईएस्ट कितना देखा है कि सबसे महंगा दाल मखनी का कॉस्ट? देखा नहीं, मैंने बेचा है 1250 रुपये प्लस GST। चंडीगढ़ में एक होटल में होता था, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। तो कढ़ाई पनीर वहाँ पे 1150 रुपये प्लस GST रहता था। कितना अमाउंट पता है? एक नॉर्मल 450 ml का पोर्शन रहता है। अच्छा। 8 पीस पनीर के रहते हैं। अच्छा। यही रेसिपी होती है। तो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज होता है हर एक चीज़ का। ओके, मतलब इससे ऊपर कोई कॉस्ट हो नहीं सकता है? हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी उस हिसाब से वो फूड होगा। अच्छा। इंडियन फूड को हम इससे ऊपर बेच ही नहीं सकते। नॉन वेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1300-1500 खींच लेंगे बस। और कोई बहुत अच्छी हमारी स्पेशलिटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 चली जाएगी। हाँ। इससे ऊपर आप नॉर्थ इंडियन फूड को कितना खींच लोगे? नहीं खींच पाओगे। अच्छा, जैसे भी आप हाइजीन की बात कर रहे थे, फूड सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो 5 स्टार्स के किचन में किस तरीके से हाइजीन मेंटेन रखी जाती है, फूड सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है? देखिए उसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर जो हमारी हाइजीन रहती है उसके एक चार्ट आते हैं, शीट्स आती है, वो हर एक डिपार्टमेंट में लगे होते हैं। वहाँ पे आप हर एक चीज़ लिखी होगी, आपको कितने मिनट में हाथ धोने हैं या कौन सी चीज़ कितने मिनट में धोनी है, वेजिटेबल को कैसे धोनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम सफाई कैसे रख रहे हैं। उसके लिए जो पर्टिकुलर आपके पास हाउस कीपिंग स्टाफ रहता है अलग से, जो टाइम टू टाइम आपको किचन क्लीन करके देगा। हर डिपार्टमेंट में 3 से 4 शेफ हैं। मतलब वहाँ पे गंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में 4 शेफ होना, उसमें से 2 जूनियर 2 सीनियर। सीनियर खाना बनाएंगे, जूनियर साफ कर देंगे। अच्छा। साथ ही हाउसकीपिंग वाला आपका सफाई करके चले जाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट हर एक चीज़ वहाँ पे सेट करके रखती है, अपना एक प्रोटोकॉल बना रखा है, ये चीज़ होगी तो होगी, तभी हमें 5 स्टार मिला है। ओके। माइक्रोवेव में अक्सर हम लोग खाना गरम कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी होंगे आपके, क्या बोलते हैं, 5 स्टार में? बिल्कुल होंगे। तो लेकिन कहा जाता है कि माइक्रोवेव में खाना को गर्म करना हार्मफुल होता है, क्या ये सच है? देखिए माइक्रोवेव में खाना गर्म
करना हार्मफुल तब होता है अगर आप कोई भी चीज़ बनी हुई या पकी हुई चीज़ को 2 से 3 से ज़्यादा बार गर्म कर रही हो। बेसिकली फूड एक टेम्परेचर जो होता है वो, जैसे मान लो मैंने आपको एक दाल दे दी जी जी गर्म करके, जी। अगर वो आप एक बार गर्म कर सकते हो चलेगा। अगर आप उसी चीज़ को 3 से 4 बार गर्म करोगे ऑब्वियसली हार्मफुल होगी। ओके, तो एक बार गर्म करना चाहिए। और बने हुए खाने को हम सिर्फ हार्डली 1 से या 2 से जी ऊपर गर्म नहीं कर सकते, 1 या 2 बार ही हम इसको गर्म कर सकते हैं। ओके, थोड़ा स्ट्रीट फूड के बारे में बात करते हैं। ओके, किस तरीके से आप देखते हैं जब स्ट्रीट फूड आता है, जब ढाबे आते हैं या फिर जो रेहड़ियाँ आती है? स्ट्रीट फूड का मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रीट फूड क्या है, लोगों के दिमाग में एक तो सस्ती चीज़ 60 रुपए की 2 स्प्रिंग रोल, लेकिन कुछ स्ट्रीट फूड्स अच्छे होंगे नो डाउट, अगर 100 है तो 100 खराब नहीं होंगे बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी पब्लिक को कि स्ट्रीट फूड हम खा रहे हैं डेली, 50 रुपए के चाउमीन खा रहे हैं, इतना सारा जी। प्लेट भर के दे रहे हैं, जी जी लेकिन आपको कोई भी चीज़ एकदम से आपके ऊपर हावी नहीं होगी। हम 4 दोस्त चले जाते हैं, हमने चारों ने रेडी पे कुछ खा लिया, स्ट्रीट जी। पे कुछ खा लिया, जी हम डेली खा रहे हैं, जी जी जी। वो आने वाले एक टाइम पे हमें बहुत गंदा असर देगी। लेकिन हम वो सस्ते के चक्कर में हम खा रहे हैं कि यार 100 रुपए में हम चारों का पेट भर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा आप खा क्या रहे हो। अगर वो इतने मसाले डाल रहे हैं, इतनी सॉसें डाल रहे हैं, तो वो क्या हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अनहेल्दी है। लेकिन स्ट्रीट फूड गलत नहीं है। स्ट्रीट फूड अच्छा तब है अगर आप उसको समय के साथ, समय के हिसाब से खाते हो। ओके, अगर कोई भी चीज़ आप एक 5 स्टार में हर एक दिन खाना खा लो, आप फिर भी बीमार हो। कोई भी चीज़ हम रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, बीमारी तो ऑब्वियसली है। पिज़्ज़ा को कह देते हैं अनहेल्दी फूड है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्यों है? अगर आप पिज़्ज़ा को ही रोटी की तरह खाओगे दिन रात, तो ऑब्वियसली चीज़ है, फैट है, अनहेल्दी हो गई। हर एक चीज़ खाने का एक तरीका है ना, जो मेरा मानना है। अनहेल्दी क्यों है वो? आपने हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा खा लिया, दवाई है वो? क्यों? खाना ही जा रहा है, हमारे शरीर में प्रोटीन जा रहा है, वो अनहेल्दी कैसे हुआ? अगर हम डेली पिज़्ज़ा खाए तो ऑब्वियसली अनहेल्दी है, वो जहर ही बन रहा है अंदर। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे फूड के बारे में आप बताएंगे कि कम से कम ये 2 से 3 फूड तो आपको रेडियो पे खाने ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, चाँप के बड़े शौकीन हैं लोग। हाँ, दिल्ली तो पूरा चाँप से भरा पड़ा है। अरे मेरे इलाके में लाइन से लगी है। लखनऊ पूरा चाँप से भरा पड़ा है। हाँ आप जो लाल देखते हो ना, हाँ, वो जहर है। जो लाल चाप होती है, यस, वो दे क्या रहे हैं आपको? क्या है बताइए? आप मेकिंग देखना कभी उनकी क्या होती है। अच्छा, कलर खा रहे, फूड कलर, नाम का दही, नाम के मसाले, इतना लाल कैसे कर देते हैं मुझे बताओ। आप कभी भी वो जो चाँप लटकी होती है, आप जाके करना, एक चाँप निकाल लेना, उसको ऐसे हाथ में दबा लेना, फिर उसको फेंक देना। अगर वो एक दिन हाथ से कलर चले गया, मैं आपके पॉडकास्ट में दोबारा आऊँगा ही नहीं कभी। इतना फूड कलर है उसमें। जो लाल वाली, लाल हरी होती है, पीली होती है, अलग अलग फूड कलर खा रहे हो आप। अच्छा, उस आप मुझे ये बताओ, इतना हरा कलर कैसे ला सकते हो खाने में? पालक पीस के डाल दिया, ठीक है, हाँ, पालक पीस के डाल दिया, वो 10 मिनट बाद काला पड़ जाएगा। हरा धनिया पीस के डाल दिया, वो 10 मिनट बाद काला पड़ जाएगा, ये डल हो जाएगा। इतना जो हरा लाल आप खा रहे हो है क्या वो? लोग कहते हैं सोया चाप हेल्दी है, बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ खा रहे हो आप। अगर आप ऑथेंटिक सोया चाप खा रहे हो, ऑब्वियसली हेल्दी है, सोयाबीन सोया से बनी है वो। लेकिन जो मैं स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट में हमने लाल पीली, लाल और हरे वाली सोया चाप खा ली। आप कभी भी उसको ऐसे निकालना और निचोड़ना उसको एक बार, फिर बताना हाथ से कलर कितने दिन में गया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ट्राई करो। मैं पता क्यों शौक में हूँ, मैंने 3 दिन पहले खाई है। आप ट्राई करना। वो जो गीली चाप होती है, हाँ, पकाई हुई चाप नहीं। अच्छा, 2 प्रकार की चाप होती है, एक हाफ डन करके रखते हो, हाँ, अध पकी हुई, जिसको दोबारा डाल के जी पकाएं। जी जी जी। दूसरी जो चाप होती है, जो नीचे उनके परात में रखी होगी ना, बोलना भैया एक पीस चेक कराओ, उसको कभी ऐसे पकड़ लेना हाथ में, इतना लाल होता है ना। देगी मिर्च डालोगे ना, तब भी इतना लाल कलर नहीं आएगा। अगर वो कह देंगे नहीं भैया देगी मिर्च डालते, हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है, हम कलर बनाते हैं, रतन जोत से बनाते हैं, चुकंदर से बनाते हैं, वो चीज़ वो सोच भी नहीं सकते कभी। हम चलते हैं ऑथेंटिक वे में, वो बेस लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उनकी लाइट्स देखना, जो स्ट्रीट पे लाइट लगी होती है, वो कैसी लगी होती है, वार्म वाइट, जो फूड के कलर को और अच्छा दर्शाती है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो लोगों को मैं इसीलिए आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि ये चीज़, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो मैंने पहली बार सोचा है, हमको लगा ये आप मुझे बताओ, इतना हरा कलर, इतना लाल कलर कैसे आता है? आप अभी, मेरे पास कुछ सामान नहीं, मैं आपको पालक बताता यहाँ पे पेस्ट बना के। हमारे पास इतने ऑथेंटिक चीज़ें हैं कि उसको हम कितनी देर मेंटेन रख सकते हैं उसका कलर। आप यूज़ करते हैं कलर, फूड कलर? बिल्कुल अलाउ ही नहीं है होटल में। आप होटल में अंदर घुसोगे, आपको फूड कलर मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे
तो वो सिर्फ बेकरी डिपार्टमेंट एक हमारा ऐसा है, लेकिन उसमें भी वेरीफाइड फूड कलर होते हैं। अच्छा। वो भी हमारे पास लिक्विड होता है, पाउडर नहीं होता है। Powder रेस्टोरेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट फूड कलर यूज़ कर रहे हैं, बट एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो। बट स्ट्रीट में जो आप चाप देखिए, मैं आई थिंक दिल्ली उधर लखनऊ में बहुत फेमस गली है, कौन सी है वो, चटोरी गली। हाँ, चटोरी गली है। लखनऊ है ना वो? हाँ, आई थिंक। मैं एक बार गया था, अपना पॉडकास्ट नहीं था, आई थिंक कुछ मेरा सेशन था, तो मैं बहुत नाम सुना मैंने स्ट्रीट चाप वहाँ। लोग कहते हैं शेफ ऐसी चाप कहीं नहीं खाई होगी। मैं चाप का कलर देख के डर गया। मैं क्या यार, ये इतना फेमस है, और ये जेन्युइन चीज़, आप कभी इसका प्रैक्टिकल करके देखना। अरे बाप रे। और पकने के बाद देखना, वो डार्क ब्लैक हो जाती है चाप, कभी भी आप ध्यान रखना। हाँ, वो कलर जल रहा है ना। अच्छा, ये तो आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ मैं, पब्लिक को भी बता रहा हूँ, अवेयर कर रहे हो। अवेयर कर रहा हूँ। हाँ। स्ट्रीट फूड आप खाओ, नो डाउट, बट आप कलर मत खाओ ना, आप जहर मत खाओ। और क्या हो सकता है इसके अलावा? अब रेस्टोरेंट में क्या होता है कि 400 रुपए की चाप बिक रही है, 300 की चाप बिक रही है, भाई वो काजू का पेस्ट दे रहे हैं आपको। अच्छा। काजू, दही, प्रोसेस चीज़ का पेस्ट देते हैं आपको, अदरक लहसुन का पेस्ट होता है। अब कार्ट्स क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, 5 किलो दही की छानी हुई सिर्फ 1.5 किलो दही निकलती है, क्या वो कार्ट्स वाले पूरी कर पाएंगे अपना खर्चा? नहीं निकाल पाएंगे। क्या आप जो मलाई चाप कार्ट्स में खाते हो, उन्होंने उसमें काजू यूज़ किए हैं, फिर वो 60 रुपये में दे के अपने पैसे पूरे कर लेंगे? मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं एक मलाई चाप की कॉस्ट लेके आपसे चलूँ तो 1 किलो दही में मुझे 1 किलो छाने हुआ जो दही होगा, उसमें मुझे कम से कम 100 से 150 ग्राम काजू भी चाहिए, चीज़ भी चाहिए। वो स्ट्रीट वाले नहीं दे सकते कभी भी। उसके बाद वो 60 रुपये की बेच रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता। फिर होटल वाले पागल हैं जो 300 की बेच रहे हैं। अच्छा। आप एक होटल से चाप मंगाओ, एक स्ट्रीट की चाप लो, दोनों को सामने रखो और दोनों को हाथ में लो। लेकिन वो तो रो लेना पड़ेगा मेरे को, रो। हाँ, रो चाप। रो चाप। आप मुझे बताना कितना फ़र्क आएगा उसमें। हम कह देते हैं कि चाप यार हेल्दी है, चल भाई 60 रुपये की चाप उधर खाएंगे, 9 पीस देता है। वही 60 रुपये एक दिन 6000 की दवाई ले जाएंगे। बाप रे। चाप मैं कहता हूँ स्ट्रीट पे तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में। दिल्ली में होता है, मैं खुद देखता हूँ रोज। दिल्ली की चाप, मैं भाई साहब अपना गाजियाबाद गया था, स्ट्रीट शाम को रोड पे गया मैं ऐसी टहलते हुए, ओपनिंग थी मेरी वहाँ पे रेस्टोरेंट की। मतलब इतनी लाल चाप भैया कैसे बनाते हो? बस भैया ये बता देंगे तो हम क्या कमाएंगे। यार जैसे बहुत हिडन रेसिपी है, कोई जानता नहीं। हम तो अजमाते, आदमी जवाब क्या देता है कहीं भी, हम तो बंदे को अजमाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। ओके। कहता भैया आपको बता देंगे तो हम क्या कमाएंगे। अब वो जवाब इतने अच्छे आते, फिर हम बोलते ठीक है भाई तू कमा। अरे भैया, ऐसे भी और क्या हो सकता है इसके अलावा जो नहीं खाना चाहिए? और तो बाकी कुछ भी फ्राइड आइटम आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल आप कभी भी देखना ओपन है बेसिकली। अच्छा देखिए, अभी ओबेसिटी को लेके पीएम मोदी जी ने ना एक बोला था मन की बात में कि हमारे देश में ओबेसिटी बढ़ रही है, इसलिए आप तेल का और शुगर का जो है थोड़ा सा कम कीजिए। क्या 5 स्टार होटल में रिफाइंड में खाना बनता है? रिफाइंड अगर बनता भी होगा तो वो कोई चलता फिरता रिफाइंड नहीं होगा। अच्छा। वो एक हाई क्लासिक ब्रांड होगा। अब फॉर्चून ब्रांड जैसे है उसके टीन्स होंगे। कोई भी आपको डालडा घी यूज नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। डालडा घी रेस्टोरेंट उसमें 5 स्टार में यूज नहीं होता। डालडा घी बेसिकली हलवा हो गया आपका, सूजी का हलवा। वो बनेगा ही डालडा घी में या देसी घी में। वो रिफाइंड में बना नहीं सकते। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे यूज होगा, लेकिन फूड में कोई मतलब ही नहीं बनता डालडा घी का, 1% भी नहीं बनता। ओके। ऐसा रहता है। ऑयल और शुगर तो आप कर ही दो कम, जितना कर सकते हो। आज का जो ऑयल आ रहा है, आज का जो शुगर आ रहा है वो तो। अच्छा एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो भी बार बार ये बोल रहे हैं कि देखिए आप अपने घर में भी जो है ये रिफाइंड को हटा दीजिए, इसमें केमिकल्स होता है बहुत सारा, ये प्रोसेस होके आता है ताकि इसमें धुआं ना निकले, वो ना निकले, वो ये होता है। आप मस्टर्ड, नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल या पीनट्स ऑयल जो होते हैं उनका आप यूज़ करें, ठीक है। जब इतना सब कुछ है तो फिर 5 स्टार होटल्स यूज क्यों नहीं करते पीनट्स, मस्टर्ड? और हर एक चीज़ में करते हैं। अच्छा करते मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, सेसमे तिल का ऑयल यूज होता है, कोकोनट ऑयल यूज होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर डिशेस में यूज होता है ना। उन्होंने डिशेस क्या रखी है? रिफाइंड है क्या? रिफाइंड, इसका नाम ही सुनो ना आप, रिफाइंड। इसको बार बार रिफाइंड किया गया, छान के इसको फिर डाल दिया दोबारा। रिफाइंड नाम ही इसका रिफाइंड दिया गया। सही बात। इसको छान दिया, फिर खराब हो गया, फिर छान दिया। तो हर एक ऑयल यूज होता है होटल में। मस्टर्ड ऑयल भी यूज होता है, राइट। तो अब अगर सरकार ये कहती है कि आप रिफाइंड यूज मत करो, आप मस्टर्ड ऑयल यूज करो, कोकोनट यूज करो, तो सरकार से फिर हम ये कह देते कि आप सेम ऑयल हमें रिफाइंड ऑयल के रेट पे दे दो, हम यूज कर लेंगे। अच्छा महंगा होता है?
क्या बात करें, कोकोनट ऑयल, सेसेमे ऑयल, रिफाइंड ऑयल के रेट में थोड़ी मिल जाएगा। तो बेसिकली फ़र्क जो है वो प्राइस का है। ऑब्वियसली है, हर एक आदमी रिफाइंड खरीद सकता है 120 का, मुझे पता है 320 का नहीं खरीद सकता हो। तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप रिफाइंड कम करो तो ठीक है, नो डाउट, वो हमारे हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा, लेकिन आप सेम चीज़ हमें सेम रेट में दे दो, हम ले लेंगे। हमारे जेब के बारे में सोचो। हमारे जेब के बारे में भी तो सोचो ना। हर एक आदमी रोड पे सो रहा है, सर मस्टर्ड ऑयल थोड़ी खाएगा। अगर मैं पी मार का जो ब्रांड आता है उसका मस्टर्ड ऑयल लूँ, 320 रुपये आई थिंक इतना कुछ रेट किलो, आई थिंक होगा इतना मेरे ख्याल से, या 280 प्लस कुछ होगा। 200 इसलिए में तो है, इतना ही होगा, 280 प्लस होगा, 290। अब एक आदमी जो दिन का 500 रुपये कमा रहा है 280 का तेल कैसे ले लेगा वो? 2 बच्चे भी तो पाल रहे हो, 15,000 तनख्वाह है उसकी। तो ये बहुत सी चीज़ें होती है, ओके, बोलने में और करने में आई थिंक बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, थोड़ा जंक फूड के बारे में बातें करते हैं। अक्सर बोलते हैं कि जंक फूड बहुत अनहेल्दी होता है, आप क्या सोचते हैं एज ए शेफ, अनहेल्दी होता है? जंक फूड में आप समझते क्या है कि जंक फूड क्या होता है? हाँ, क्या होता है मेरे को बताइए। पिज़्ज़ा को जंक फूड कहते हैं, हाँ, बर्गर को जंक फूड कहते हैं। हाँ, वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई, कोई भी चीज़ हम रेगुलर खा रहे हैं वो हमारे लिए जहर ही है। अच्छा, ये सब बेसिकली फास्ट फूड में आप इसको कह सकते हैं। फास्ट फूड इन द सेंस जो जल्दी चीज़ बन जाए। इसको फास्ट फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि जल्दी बनने वाली चीज़ें। नूडल्स जल्दी बन जाती है, मोमोज बने होते हैं स्टीम करके देने, बर्गर भरने में क्या टाइम लगता है, पिज़्ज़ा में कितना टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट। तो ये फास्ट फूड की चीज़ें हैं। तो जंक का मतलब तब है जब आप इसको रेगुलर खा रहे हो। ओके, घिस रही है चीज़ें ना, हाँ, जंग लगे, अंदर खा लिया आप। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपने 2 पिज़्ज़ा खा लिए दिन के, लेकिन आपको शाम को इतना हार्ड वर्क भी तो चाहिए, उसको पचाना भी तो है। अगर 2 पिज़्ज़ा आप खा रहे हो, आपने 240 ग्राम चीज़ खा ली है, तो कितना फैट खा लिया आपने, वो डाइजेशन भी तो चाहिए शाम को। तो वहाँ पे वो जंक फूड बनता है, बाकी जंक फूड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या जैसे ये आपने बोला पिज़्ज़ा, राइट, बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें जो होते हैं, क्या ये हेल्दी वे में बन सकती है, जिनको पूरे हेल्दी तरीके से बना सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी नहीं बनते। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट तो ऐसे है कि आप हमको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, वो भी ये आपका वीट का वो बनेगा पिज़्ज़ा। उनको बोलो 4 दिन तुम खाओ लगातार। अच्छा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ। आपने मुझे कह दिया हम हेल्दी पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, आपने बेस बना दिया उसमें नीचे चुकंदर का, पालक का, या फिर ब्लैक चारकोल आता है आजकल, जी हमारे आटे का बेस है, ठीक है, हम मान गए आटे का बेस है, 0 फैट। उसके ऊपर क्या डाल रहे हो आप? आटे की चीज़ या चुकंदर की चीज़? चीज़ तो वही जा रही है ना, दूध वाली। अच्छा, फैट तो आप डाल ही रहे हो उसमें। अब कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ तो हम ये अपने घी बनाते हैं, हमारे रेस्टोरेंट का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, 100% बनाते होंगे, हाँ। लेकिन फैट नहीं है क्या उसमें? आप हमें क्लैरिफाई करके दो उसमें फैट कितना है, नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो मैं आपके, दुनिया देख रही है, सबको बता रहा हूँ। अगर मैं कह दूं कि पिज़्ज़ा में हेल्दी वर्जन में बेच रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। उसको हम लाइट वे में बना सकते हैं। अच्छा, लाइट बन सकता है, हैवी ना हो। जो हम इन हाउस चीज़ तैयार कर रहे हैं या वैरायटी ऑफ चीज़ आई है, उसको हम थोड़ा लाइटली बोल सकते हैं कि शेफ सर ये खाने में थोड़ा लाइट होगा, बट वो ऐसा होगा ही नहीं कि हेल्दी पिज़्ज़ा है, कभी भी नहीं होगा। जब आपने उसमें चीज़ डाल दी है या कोई भी फैट डाल रहे हो आप, तो हेल्दी कैसे हो गया? अच्छा, जंक फूड में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है? कि बेसिकली जंक फूड में करते क्या है, सारी सॉसेस डाल देते हैं। अच्छा, पाम ऑयल, हाँ, पाम ऑयल सुना होगा ना? तो सॉसेज में पाम ऑयल होता है। ऑब्वियसली आपने 1 किलो मेयोनीज बनानी है, उसमें 600 ग्राम तो तेल ही है। कैसे बनती है मेयोनीज, क्या क्या होता है? तेल डाल दो, इसमें विनीगर डाल दो, दूध डाल दो, फेंटते रहो इसको मशीन में, बन गई बन गई मेयोनीज, गाढ़ी हो जाएगी। तेल, कोई भी तेल? कोई रिफाइंड ऑयल डालते हैं बेसिकली। अच्छा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालते हैं, लेमन डालते हैं थोड़ा सा काटने के लिए, कोई दूध यूज़ करता है, हाँ, साथ में कोई दही भी लगा देता है। अच्छा, बट ऑयल 70% ऑयल कह सकते हो आप मेयोनी में होता है। मेयोनी। और क्या हो सकता है? बहुत सी चीज़ें आप स्ट्रीट में बेसिकली लोग करते क्या है, सॉसेस ज़्यादा डालते हैं, सॉसेस ही है। बाकी आप जब चटनी खाते हो, कभी चटनी कभी भी खाओगे तो देखना उसमें ना खटास सी स्मेल आ जाती है, या फंगस लगी होगी या झाग लगी होगी। जब भी वो डब्बे से डालते तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा, कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत करेगा। एक वो होता है जो उसमें वो डालते हैं, अक्सर चाउमीन में भी डालते हैं, अजीनामोटो। अजीनामोटो बोलते हैं कि ये हड्डियां गला देता है, ऐसा बहुत सारे ह्यूमर है कि पता नहीं सच है। आप क्या कहते हैं? जो हमने भी रिसर्च किया, जो पढ़ा है, वही वाली बात आती है, रेगुलर खाओगे तो देखो कहीं ना कहीं असर डालेगा। अच्छा नहीं होता ज़्यादा? अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं असर है। अच्छा, अगर आप रेगुलर खा रहे हो, महीने में 1 बार तो क्या अजीनोमोटो के बिना जंक फूड नहीं बन सकता? देखिए स्ट्रीट बिल्कुल बन सकता है, होटल्स बना रहे हैं। अजीनोमोटो नहीं डालते हो? एक होटल दिखा देना मुझे कोई अजीनोमोटो यूज़ कर रहा होगा तो। एरोमेट पाउडर एक होता है,
एरोमिक पाउडर वो थोड़ा सा यूज़ करते हैं वो, किस चीज़ बट का वो होता भी है? फ्लेवर के लिए। वो कोई ड्राई वेजिटेबल सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं। अच्छा। MSG करके एक होता है, वो उसमें डालते हैं, वो थोड़ा ऑथोराइज्ड होता है। बट अच्छा। आरा अपना अजीनामोटो तो बंद कर दिया कब से, बट अभी भी चोरी छुपे बिक रहा है। बहुत लोग डाल हाँ, स्ट्रीट डाल रहे हैं, तभी तो कह रहा हूँ मैं। हर एक स्ट्रीट फूड में डाल रहा है। तो स्ट्रीट फूड कहीं ना कहीं तो आप वही है ना, तो क्यों डालते हैं उसको? टेस्ट ले आता है, टेस्ट मेंटेन होता है उससे, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट देता है नो डाउट, बट वो जहर भी तो है। वही वाली बात आ गई कि आप कंटिन्यू खाओ, 60 रुपये 6,000 में पड़ जाएंगे एक दिन। वो होगा। ओके। जंक फूड जो है इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? अक्सर हम लोग खाते हैं ना, तो बोलते हैं आज भी मोमोज के होता है ना, बहुत एडिक्टिव होता है। बहुत एडिक्टिव क्यों होता है? क्या होता है उसमें ऐसा? देखिए बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कुछ जादू डाल रहे हैं। स्वाद है, ठीक है, नो डाउट। मसाले अच्छे डले हैं, अजीनामोटो आपने कहा कि डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। मोमोज में फ्लेवर, अजीनामोटो डाल दिया तो फ्लेवर ही फ्लेवर है। लेकिन वो चीज़ अगर आप खा रहे हो तो गलत चीज़ है। एवरीडे ना स्ट्रीट फूड ऐसा नहीं है कि मत खाओ, खाओ। हर किसी का बजट नहीं है रेस्टोरेंट में जाएं, जी। हर किसी का बजट नहीं है 5 स्टार में जाएं। लेकिन आप अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन खा लो। अगर आप कहोगे 6 के 6 दिन हमने मोमो चाउमीन खाना है या चाप खानी है लाल वाली, तो दिक्कत करेगी कहीं ना कहीं आपको। ओके। जब हम खाना बनाते हैं तो ये एक टिप्स भी है जो आप लोगों को थोड़ा बताइए कि जो उसके पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसके, उनको ख़त्म किए बगैर क्या बेस्ट वे है कि हमें जो याद रखना चाहिए खाना बनाते वक्त घर पे? देखिए खाना बनाते वक्त कोई ऐसा, अगर आप न्यूट्रिशंस उसमें बचा के रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपने पकानी है, एक पकाने का तरीका होता है। अगर मैं कह दूँ भिंडी पकानी है, तो भिंडी को कितना पकाना है, जब तक वो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब तक भिंडी काली ना हो जाए ना, जी तब तक उसको पकाते हैं। फिर भिंडी में क्या रह गया खाने के लिए? कुछ नहीं। जब वो कहते हैं जी हमें बिल्कुल करारी खानी है, वो बिल्कुल उसको ब्लैक कर देंगे, रोस्ट कर, ब्राउन कर देंगे। अगर आपने भिंडी इतनी पका दिया तो फिर भिंडी में रह क्या क्या खाने के लिए? बिल्कुल सुकड़ गई, अंदर का जो उसका फ्लेवर था, जो उसका ग्लेज थी, वो सारी खत्म हो गई है। जी। तो कोई भी चीज़ अगर ओवर कुक्ड हो जाती है तो न्यूट्रिशन खत्म है। अगर कोई चीज़ कच्ची रह जाती है, कच्ची तो कभी रहती नहीं है, उसको बैलेंस्ड कुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके न्यूट्रिशंस आपको उसमें बचा के रखने। ओवर कुक हमेशा करोगे, कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। ओके। कुछ ऐसी रेसिपीज़ आप थोड़ा सा बताइए हम जैसे लोगों के लिए, जैसे कि हमें सुबह से जल्दी निकलना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें फटाक से जो हेल्दी भी हो और फटाफट विद इन हाफ आवर आराम से बन के खा पी के बेस्ट है और हेल्दी भी हो। मेरी रेसिपीज देखो। कहाँ पे देखेंगे? इंस्टाग्राम, फेसबुक। और हाँ, ये बिल्कुल। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं बताना भूल गया था, बट सैफ माइकल जी एक कंटेंट क्रिएटर भी है जिनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है और जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अच्छी रेसिपीज होती है। मैंने भी देखी है और वो रेसिपी देख के, फोटो देख के आपको खाने का मन जरूर करेगा, इतनी अच्छी होती है। तो फिर भी कुछ एक दो जो आप बताना चाहिए। देखिए आजकल जैसे हम लोग ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड क्या बना सकते हैं फटाफट? ब्रेड भी देखो रेगुलर तो मत खाओ। अच्छा। ब्रेड वाले भी कहते हैं कि अगर ब्रेड खानी है तो बनने के 24 घंटे तक खाओ। हाँ, 4 दिन ब्रेड मत रखो। अगर ब्रेड को आप हेल्दी मानते हो तो ठीक है, लेकिन लाइट ब्रेकफास्ट है चलेगा। सार्डो वगैरह आजकल बहुत अच्छी ब्रेड्स आ रही है मार्केट में, तो वो खा सकते हो। ब्रेड्स में भी आपको कोई खाना है पर्टिकुलर, हेल्दी सैंडविच खा सकते हो। जैसे आप भी मेयोनीज नहीं खाते हैं लोग, तो थोड़ा दही या काजू का पेस्ट, दही और काजू को मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना के उसी में काली मिर्च, थोड़ा नमक डाल के स्प्रेड किया। वेजिटेबल आप खीरा, टमाटर, प्याज, वो आप खा सकते हो। बाकी स्टार्टर चिल्ला, बेसन चिल्ला, बीटरूट चिल्ला, पालक का चिल्ला, मूंग दाल चिल्ला, बहुत सी चीज़ें जो इंस्टेंट बनती है और खाने में भी अच्छी रहती हैं। सरसों के तेल में बनाओ, थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके, बहुत प्यारी चीज़ बनती है। ओके। बाकी ओट्स वगैरह खाते हो तो वो है हेल्दी। अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर में चले जाते हैं, हम सेलिब्रिटी कल्चर में चले जाते तो ओट्स हो गया आपका, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स बाउल हो गया, स्मूथी बाउल हो गया, केले का जूस पी सकते हो। केले का जूस मतलब बिना दूध के केले को सिर्फ बर्फ़ के साथ फेंट के वो पी सकते हो। ओनली 2 केले डाल देना, 4 से 5 आइस क्यूब, उसको एक बार मिक्सी में घोल दो बिना किसी मिल्क के। नो शुगर, मिल्क क्यों नहीं? फिर वो शेक बन गया, मिल्क शेक में आ गया, थिक हो गया और वो थोड़ा सा फैट हो गया। अच्छा, ओके। अगर आप वैसे ही लेना चाहते हो केले। बाकी एवोकाडो का जूस पी लो सुबह सुबह, ब्लैकबेरी का जूस पी लो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं मॉर्निंग के लिए। चिया सीड्स, 1 चम्मच चिया सीड्स खा लिए, रात को भिगा लिए। चिया सीड्स खाओगे तो काफ़ी डार्क सर्कल हो गए या कुछ भी फेस पे कोई भी है, सारा अच्छा कर देता है। आपका अंदर का जो भी डाइजेशन वगैरह सब सेट कर देगा। अच्छा, एक टर्म है फ्यूजन फूड जिसे बोलते हैं, कि ये फ्यूजन फूड का मतलब वैसे क्या होता है? फ्यूजन फूड चाइना इंडिया मिक्स कर दिया मैंने, फ्यूजन हो गया। अच्छा। अब चीज़ चिल्ली है, हाँ। चीज़ चिल्ली फ्यूजन है। कैसे? ना वो इंडिया का है ना वो चाइना का है। आता वो किस में? चाइनीज़ में। हाँ। जब आप मेन्यू में जाते हो चाइनीज़ में क्या लिखा है नीचे? चीज़ चिल्ली। वो चाइनीज नहीं है।
ना वो चाइनीज है ना वो इंडियन है, वो तिब्बतियन है। वो फ्यूजन हो गया। ओके। मतलब दो देश के खाना हमने मिक्स कर दिया। हाँ। ये ऐसा हेल्दी वे है, इससे हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अच्छा। फ्यूजन का मतलब ये होता है कि मैंने चीज चिली पनीर था चाइना, जैसे मान लो हाँ। चाइना साइड चिली पनीर खाते होंगे, अब वो आ गया इंडिया में, इंडियन टच के लिए अब उसमें हमने लाल पीली शिमला मिर्च डाल दी, थोड़े सा अपने स्पाइसेस डाल दिए, तो कहीं ना कहीं फ्यूजन कर दिया। अब कढ़ाई पनीर भी तो सेम है, शिमला मिर्च उसमें भी डल रही है, वो भी, बस वो है कि उसमें इंडियन ग्रेवी डल रही है, प्रोसेस वो चीज़ चिली वाला। अच्छा, और फूड के बारे में बताइए, जो फ्यूजन है और हम समझते हैं कि ये चाइनीज है या इटालियन है। मैक्सिमम जो भी हम खा रहे हैं चाइनीज़ फूड, तो आप अभी इंडिया में शायद बहुत कम रेस्टोरेंट्स लॉन्च हुए जो प्योर चाइनीज़ फूड दे रहे होंगे, ऑथेंटिक जो है वो आप खा भी नहीं सकते। क्यों? बिल्कुल मैक्सिमम 70% कुकड होता है, 30% अनकुकड होता है। और जैसे मैं बात करूँ सुशी वगैरह आजकल चल रही है, सैल्मन कच्ची मछली खा रहे हैं उसमें, बस। हाँ क्या है उसमें, राइस है, बॉइल्ड राइस है, अंदर एवोकाडो है, ऊपर से सैल्मन फिश है। फिश क्या होती है उसमें, रॉ होती है, थोड़ा सा उसको लाइटर से टॉर्च करते हैं, वो कच्ची फिश, वो बेसिकली ऑथेंटिक चीज़ है। अच्छा। वो ऑथेंटिक फूड आता है जो 100 में से सिर्फ 10 लोग हैं जो खाना पसंद करते होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ बट अभी स्वाद का केस ट्रेंड ज्यादा चल है। गया है, हाँ। ट्रेंड चल गया इधर। अब वो देखना इंडिया में पहुंच चुकी है, वो कुछ ना कुछ इंडियन जुगाड़ू बहुत है। वो उसमें भी चटकारा दे देंगे, है ना? चल रहा है कोई ना कोई नया नया इनोवेशन। अच्छा, जो चाइनीज स्टॉल्स होते हैं या जो चाइनीज यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो उसमें हम जो चाइनीज खाते हैं वो चाइनीज नहीं होता पूरा? ऑथेंटिक चाइनीज है ही नहीं। ऑथेंटिक चाइनीज तो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में मिलेगा नहीं। अगर कोई बहुत हाई क्लासिक रेस्टोरेंट है तो वो आपको दे रहा होगा, जहाँ पे स्पेशलिस्ट थाई फूड का है, जापानीज फूड का है, तो वो आपको ऑथेंटिक चीज़ दे रहा होगा। अदरवाइज तो नॉर्थ इंडियन में तो ऑथेंटिक है ही नहीं ना, नॉर्थ चाइनीज हो गया होता। हक्का नूडल्स चाइनीज नहीं है? हक्का नूडल्स तो बिल्कुल वाइट होते हैं, फीके होते हैं खाने में, अगर ऑथेंटिक बनाएं। अच्छा। हम तो हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, गार्लिक भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा विनीगर भी टच करते हैं। और ये चिली पटाटो? चिली पटैटो तो चिली उधर बेसिकली, पटैटो तो इंडिया में शुरू किया, वैसे हनी चिली चिकन होता था ये। अच्छा, हनी अब पटैटो वगैरह शुरू हुए, हमने वेजिटेरियन में इसमें पटाटो घुसेड़ दिया। पटैटो को सेड़ दिया, ऐसा होता था। और क्या है? अच्छा, कुछ ऐसी डिश आप बताना चाहेंगे जो हम लोगों को, एक बार तो वेज में या नॉन वेज में भी आप बता सकते हैं लोगों को, जो अक्सर ट्राई करनी चाहिए? हाँ, रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर कहीं भी आप रेस्टोरेंट में ट्रैवलिंग करो, कहीं भी जाते हो रेस्टोरेंट में, अगर क्या खाना पसंद करो ना, मैं क्या करता हूँ, पालक पनीर मंगवा लेता हूँ। अच्छा। रीज़न? हाँ, बताइए। फ्रेश पालक 1 से 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन वो होगा ही नहीं, हाँ। वो फेंकना ही पड़ेगा। हाँ। तो क्या है कि कहीं भी मैं जाता हूँ पालक पनीर मंगवाता हूँ, या साग वाले आलू, अच्छा। साग वाला मशरूम, अच्छा। ऐसी हरी चीज़ें खाइए, आलू गोभी। ये क्या ऑथेंटिक चीज़ होती है जो मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलती किचन में। ओके, ये बनानी पड़ती है नहीं? ऑब्वियसली 2 दिन में पालक का कलर काला पड़ जाएगा, पालक उबलेगी नहीं दूसरे दिन। ओके। पनीर पहले से बना नहीं होगा, पनीर साथ साथ ही डलेगा, पेस्ट बना के रखते हैं, साथ में तड़का लगेगा, बाहर फ्रेश गार्लिक का फ्लेवर आएगा। दाल क्या है, दाल हमें बैकअप रखना। दाल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम 2 से 3 से 4 से 5 दिन भी चलानी पड़ती है। ओके। क्योंकि एकदम बनने वाली चीज़ ही नहीं है। पनीर भुर्जी खा लो वो एकदम बनेगी, जीरा आलू खा लो एकदम बनेगी। अब कभी भी आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते, लोग क्या मंगाते हैं? दाल, दाल फ्राई, क्योंकि वो बॉयल होती है, इंस्टेंट तड़का लगता है। जीरा आलू या आलू गोभी या पनीर की कोई भी आइटम, क्योंकि वो साथ में ही बनती है। आप जब ऑर्डर दोगे उसी टाइम बनेगी, सिर्फ हमारे पास बेस रेडी होता है उसका। ओके। ग्रेवीज रेडी होती है, साथ साथ तड़का लगेगा। मैंने कहीं पे सुना है किसी से, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि किसी रेस्टोरेंट में जहाँ की दाल मखनी है वो 48 घंटे तक वो होती है, बुखारा रेस्टोरेंट होगा, बुखारा रेस्टोरेंट होगा। मोती महल भी कह सकते हो आप। मोती महल एक ब्रांड है जिसने आई थिंक नॉर्थ इंडिया, क्या इंडिया में आप कह सकते हो, बटर चिकन दाल मखनी को एक पहचान दी थी। अच्छा। जहाँ से बहुत फेमस हुआ था ये बटर चिकन दाल मखनी, फिर पनीर बटर मसाला वगैरह, फिर तो बहुत कुछ इनोवेशंस हो गई। तो आई थिंक बुखारा रेस्टोरेंट आप कह रहे होंगे, वहाँ का नान भी बहुत बड़ा है। आई थिंक अभी हम सर्च करेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो दाल मखनी है वो 48 घंटे तक बॉईल होती है? ऑब्वियसली वो तंदूर वाला प्रोसेस, जो आप कहते थे कोयले में खाना बनता है, हाँ। वहाँ पे बनता है। अच्छा। बिल्कुल लो हीट में। वो आप रात को जब आप रेस्टोरेंट क्लोज करोगे किचन, वो दाल चढ़ा के चले जाएंगे, वो दाल सुबह तक बड़े आराम से गल जाएगी। जो उसका अंदर का मक्खन होगा ना, वाइट वाला टेक्सचर, वो सारा बाहर आ जाएगा। फिर उसको पीसेंगे। अच्छा। फिर उसमें टमाटर की प्यूरी का तड़का लगेगा बढ़िया, फिर मक्खन डाल सकते हो, मक्खन के साथ देगी मिर्च डालते हैं कलर के लिए, रतन जोत हो गया, बीटरूट का पाउडर हो गया, जी 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 जी। उससे ऑथेंटिक कलर बनते हैं।
ओके। ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि होता है कि ये चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए, ये सुबह सुबह खा लेनी चाहिए, दोपहर में या आप कुछ खा सकते हैं, तो ऐसी एज ए शेफ आप क्या रिकमेंड ये करोगे कि रात में क्या चीज़ें हमको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? देखिए, अब हिंदुस्तान में तो आप जितना मर्जी कह दो, रात को सब खाएंगे ही खाएंगे। फिर भी आप क्या रिकमेंड करोगे? देखिए, खाना अगर आप खा रहे हो, सोने से 2 से ढाई घंटे पहले खा लो। खाने के साथ तो पानी कभी कंज्यूम नहीं करना है। खाने के साथ का पानी अमृत कहते हैं। हाँ बिल्कुल। खाने के बाद का पानी जहर है। तुरंत बाद का। तुरंत बाद का। खाने से 1 घंटे बाद आप पानी पियो, और सोने से 2 से ढाई घंटा पहले खाना खा लो। खाने के बाद थोड़ा वॉक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, राइस जितने कम कर सकते हो रात को करना है। ओके। और रात को हमेशा खाना कम खाना है। लोग कुछ कहते भी है कि रात को खाना खा लो, पेट भर के खाओ, पेट मजे भर से गया और हाँ। न्यूट्रिशन चढ़ रहा है, शरीर में चढ़ रहा है। हाँ। अब मेन होता क्या, अगर आपके पास खुला टाइम है, आपको खा के सोना ही सोना है, आप खा लो, नो डाउट, वो डाइजेशन हो जाएगा। कुछ क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियस वैसे करते नहीं है कभी भी, उनको पता हमने कब क्या खाना है। वो जो भी उनका जिम ट्रेनर कोई भी होगा, उनको एक लिस्ट बना के दे देगा डाइट की। तो कभी भी खाना खाना है तो वही है, रात को जितना कम कोल्ड चीज़ कम, दही कम हो गया, जैसे दही कम खा सकते हो। बाकी खाने के में ऐसा कुछ नहीं है कि हम ना खाओ, खाना तो खाना ही है रात को, बट उसको एक टाइम लिमिट पे खाओ। सोने से कितने घंटे पहले खाना है वो पता होना चाहिए, कैसे खाना है, पानी पीना है या नहीं पीना है। ये होता क्या है ना, लोग सोचते हैं यार पानी नहीं पियेंगे तो खाना अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, आज 2, 3, 4, 5 दिन में कहीं ना कहीं असर दिखाती है। अच्छा। आज नहीं तो एक टाइम पे असर दिखाएगी। जो चीज़ें हमें, या तो आपका वर्कआउट अच्छा है, आप उसको कवर कर लोगे तब बेस्ट है। आप 10 रोटी खा लो रात को, दही खा लो, लस्सी पी लो, वो आप कवर कर सकते हो। अगर आपको पता है मैं कवर कर लूँगा तो आप खाओ, नो डाउट। अगर आपको पता है हमने नहीं करना कुछ भी, तो फिर सुबह दिन में खा लो, सुबह खा लो। अच्छा सर, जो लोग आपकी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो शेफ बनना चाहते हैं, जाते आते उनके लिए क्या मैसेज, आप इंस्पायरिंग मैसेज क्या देना चाहते हैं? उनके लिए इंस्पायरिंग मैसेज यही है कि एक सबसे बड़ी चीज़ है, आपको घर परिवार और अपने रिश्तेदार छोड़ने हैं। मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट छोड़ दो, बट अगर आपको पर्टिकुलर इस लाइन में सक्सेस होना है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनसे हट के निकलना पड़ेगा। आपको उनको थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा। देखिए, बिना घर परिवार के भी घर नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन घर परिवार को थोड़ा सा कम टाइम देके, जी। क्योंकि आपकी भी उम्र है जी। अगर आपने एक होटल मैनेजमेंट पढ़ाई कि आपके घर वालों ने आपके ऊपर 3 लाख रुपए लगा दिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो वेस्ट मत होने देना। वो कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा घर परिवार को बोलो, पापा काम कर रहा हूँ, मम्मी काम कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी आवर्स होते हैं। वो घर वाले भी कॉल नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्त का बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे या चाचू का बर्थडे, ये चीज़ आप भूल जाओ। ये कहता हूँ मैं, भूल जाओ। चाचू को मत भूलो, उनका बर्थडे भूल जाओ। अच्छा। कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका स्ट्रगल पीरियड है। जी 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 जी। 4 से 5 साल का स्ट्रगल है हमारी लाइन में स्टार्टिंग का। उसके बाद एक लेवल तक आप पहुंच गए, फिर बल्ले बल्ले है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मेन यही है कि जो मोटिवेशन अगर मैं कहता हूँ कि क्या दूंगा, आप स्ट्रगल करो अच्छे से, पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों बहुत ज़रूरी है। आप मोटिवेट तभी होगे जब आप एक अच्छे शेफ़ को, एक इंस्पिरेशन देखो किस में मिलती है आपको, उस शेफ़ को अच्छे से फॉलो करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी वो देखो कर क्या रहा है, अगर उस लेवल तक पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है। एक कमेंट करने से ना सारा काम खराब हो जाता है। ये सोचते हैं कि अगले को हमने कमेंट कर दिया, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आप 10 लोग प्यार कर रहे हो, एक हेटर मिल जाए चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, वो होगा इस लाइन। तो वो ये कि स्ट्रगल करो जितना कर सकते हो, मेहनत स्टार्टिंग के 4 से 5 साल। उसके बाद होटल इंडस्ट्री से अच्छी इंडस्ट्री कोई मिल ही नहीं पाएगी आपको। ऐसी क्या एक चीज़ या कोई वन थिंग जो आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री में जो आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी बदलनी चाहिए? मेंटेलिटी मैं कह सकता हूँ अभी तक होता क्या कि रेस्टोरेंट्स के जो ऑनर होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाहते हैं कि एक होता है बजट। अगर आपने 100 लोगों का 100 कवर का रेस्टोरेंट बनाया कि 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे को मेन पावर कितनी चाहिए। सबसे पहले मेंटालिटी तो आपको ये बदलनी पड़ेगी कि यार हम 2 लड़कों में काम चला लेंगे, कभी भी नहीं चलेगा। जहाँ पे 4 चाहिए वहाँ पे 4 ही लगेंगे। अगर मैं कह दूँ ड्राइवर ही कंडक्टर करे, कंडक्टर ही ड्राइवरी करे, तो वो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। जहाँ पे 4 लोग चाहिए हमें, वहाँ पे चाहिए। जी जी जी। तो वो मेंटेलिटी है। दूसरी मेंटेलिटी तो ऐसा कुछ नहीं, फूड इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। हर एक आउटलेट छोड़ के दूसरा रेस्टोरेंट दिखता है। एक बैंक है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, फिर एक हेयर सैलून है, फिर रेस्टोरेंट है। फूड इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। पर अगर आप फूड इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेफ से पहले बात करो। अगर आप अपना 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हम क्यों लगा रहे हैं, कैसे उसको अपने पास दोबारा वापस ला सकते हैं। लगा के अगर आपने तीसरे महीने बंद करना है, फिर नो डाउट फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और दूसरी मेरी इंस्पिरेशन, दूसरा मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि
आजकल के जो लड़के हैं बहुत जल्दी हेड शेफ बन रहे हैं या बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है आप उस लायक हो तो ठीक है, अगर आप नहीं हो उस लायक तो मत रिस्क लो। क्योंकि मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, उसका कारण ये भी है कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेके हम अगर किसी के करोड़ रुपए का रेस्टोरेंट चलाए, नहीं होगा वो। अच्छा, एक कारण मुझे ये भी लगता है। तो उसको भी मैं कहता हूँ आप अपना टाइम दो। हर एक बंदे का टाइम आता है कि वो एक अच्छे लेवल पे एक प्रॉपर्टी हैंडल करे, वो सबका टाइम आएगा। बट वही है कि कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें हमें भी चुभती है यार कि किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया, उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा शेफ़ गलत है, शेफ़ ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आप 10 से 12 15 साल का एक्सपीरियंस लो। अगर आपको एक अच्छी पोजीशन पे आना है, आप टीम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप फूड कैसे मैनेज कर रहे हो, उस रेस्टोरेंट में कंप्लेंट ना है उसके लिए क्या करना है। कंप्लेंट्स तो देखिए चलती रहती है, हर आदमी के मुंह का टेस्ट हम नहीं पकड़ सकते। आपको क्या टेस्ट पसंद है मुझे नहीं पता, हम अपनी तरफ से 100% देते हैं। ठीक है, कंप्लेंट आती है, नो डाउट, बात करके सब सॉल्व हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो शेफ्स हैं, शेफ़ बाहर आने से डरते हैं, किचन के अंदर रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आप बाहर निकलो, ओके, सामने वाला आपको खाएगा थोड़ी। सही बात है। ठीक है, नमक तेज हो गया, नो डाउट सर, सॉरी गलती हो गई। आप अगर मुझे ये लगता है आप अपनी गलती मान लेते हो ना, आधा बंदा वहीं पे ठंडा हो जाता है। सही बात है। अगर आपकी कंप्लेंट है फिर भी आप किचन में छुप रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर अगले को गुस्सा आएगा, एक तो गलती की सामने भी नहीं आ रहा, 2 मिनट लगते हैं सर, सॉरी गलती हो, क्या बोलेगा अगला, चलो यार ध्यान रखो आगे से, वही बोलेगा। और हमारी इंडस्ट्री सुनना पड़ता है भाई, अगला सच्चा है, वो 500 रुपये की दाल खा रहा है, नमक तेज क्यों हुआ, गेस्ट भी तो सच्चा है। सही बात है। और मालिक हमें उस चीज़ के पैसे दे रहे हैं कि आप अच्छा खाना खिलाओ। हम दोनों तरफ से फंस गए ना, उधर मालिक से फंस गए, उधर गेस्ट से फंस गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको फ्रंट फेस होना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आओ, जब तक आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं, हम किस लेवल तक बात कर सकते हैं। 2 लोगों से बात करोगे, हमारी इंडस्ट्री ऐसा है एवरीडे आपको 100 लोग नहीं मिल रहे, 100 लोगों का 100 दिमाग। सही बात है। क्या क्या दिमाग मिलेगा आपको बताओ, लेकिन आप आओगे नहीं सामने तो कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। एक ऐसा फूड रूल, मतलब जाते जाते एक रूल बताइए जो आप खाना बनाते वक्त हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। सबसे पहला तो एक हाइजीन, और दूसरी बात जो हम रखते हैं कि फूड बनाते हमें क्या ध्यान में रखना होता है। अगर मैं बात करूं कि फूड को टेस्टी कैसे बनाना है, तो एक हमारा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में खाना पकना चाहिए, ओके, जो हमारे हमेशा दिमाग में रहता है, यार टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर पे फ्राई करनी है, वो रहता है। और दूसरी चीज़ ऐसा कोई इतना खास नहीं रहता कि ये दिमाग में होना चाहिए पर्टिकुलर। जब हम काम करते हैं ना, जब हम खेल रहे होते हैं, रेंज खेलना बोलते हैं हमारी भाषा में, भट्टी को रेंज कहते हैं। जब हम रेंज खेल रहे होते हैं तो दिमाग एकदम हमारा सेट होता है उस टाइम, यार ठीक है ये चीज़ डलेगी। हमारे पास सारा सामान लगा होता है, एक टेबल हमने भरा होता है, उसमें सब हर एक चीज़ लगी होती है जो हमारा मेन्यू है, उसके रिगार्डिंग सारी कटिंग मीज़ा हमारे पास सारा होता है, हम उस हिसाब से खेलते हैं उसको। भसड़ कहते हैं हमारी उसमें, भसड़ पड़ गई। जब रश पड़ जाता है ना, भसड़ पड़ गई किचन में, तो सर्विस वाला आएगा, शेफ भसड़ पड़ गई, अच्छा टाइट हो जाओ। अच्छा, तो ये चीज़ें चलती रहती। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, बड़ा मजा आया आपसे बात करने में। और खास करके जो आपने बताया ना ये चाप वाला जो किस्सा आपने बताया ना, आपने ट्राई करना चाहूँ वाला, अगर ये वीडियो देखेंगे स्ट्रीट वाले वो गाली देंगे, कोई बात नहीं, बट मैं कहता हूँ यार मैं 2 गाली सुन लूंगा, लेकिन किसी की अगर 2 जाने जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं भाई, मैं भी आपको बोल दे रहा हूँ, अगर आज जहाँ पे आप चाप खा रहे हैं तो जो हरे रंग की चाप होती है, जो लाल रंग की चाप होती है, सर का कहना है कि उसमें प्योर कलर होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो उस तरह की चाप से थोड़ा सा आप बच के रहिए। एक अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल्स में आप एक बेहतरीन वाला चाप खाइए जिसमें दही हो, काजू का पेस्ट हो, वो हो, ये सब चीजें ना हो। अगर होटल वाले आपसे 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। 5,000 बचा रहे हैं आपका 20 रुपया। यस, वो 60 रुपए 6,000 लगवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन।